जैसे अमेरिका की हुई, जैसे हमें दिखता है जापान की हुई, फ्रांस की हुई, इंडिया की हुई, इन सारे साइंटिस्ट के साथ रिसर्च की गई और एक ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, और ये लीग ऑफ नेशंस बना दी जाती है। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के होते हुए क्या लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकती है? आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है और इट शुड ऑलवेज कम कि सर यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हीं 5 कंट्रीज को क्यों रखा गया? क्या पाकिस्तान इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने देगा? नहीं, वो परेशानी करेगा, वो हल्ला करेगा, वो चाहेगा कि भैया इंडिया इसका मेंबर ना बन जाए, क्योंकि अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हुआ, लेकिन अगर आप देखें दोस्तों कि जो पॉइंट्स यहां पर दिए गए थे बहुत अच्छे थे, लेकिन अब सवाल एक खड़ा होता है कि जो ये पीस बिल्डिंग कमीशन होगा ये क्या करेगा? हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की एक और क्लास में। हम लोग बात कर रहे हैं अपनी क्लास 12th के प्यारे बच्चों के साथ और आप सभी के साथ बातचीत करते हुए ये जो हमारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है, इसके अंदर एक और चैप्टर का डिस्कशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी क्लास 12th के प्यारे बच्चों के साथ बातचीत हो रही है और आप सभी के साथ बातचीत करते हुए एक और जबरदस्त, मच डिमांडेड, मच अवेटेड सेशन को लेकर हम लोग यहाँ पर आप सभी के सामने आ चुके हैं। जिस चैप्टर का हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी को यहां पर देखने को मिल ही रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर की हम लोग पूरी के पूरे तौर पर क्या करेंगे दोस्तों की पूरी क्लास करेंगे, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हर एक वर्ड को, हर एक मीनिंग को और हर एक शब्द को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। तो भैया चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोग अपने इस प्यारे से चैप्टर को आप सभी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। कंप्लीट चैप्टर का हम लोग आप सभी के साथ क्या करेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे। तो भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग अपनी इस एनसीईआरटी को देखते हैं और इस बुक के अंदर मौजूद हमारे इस चैप्टर को देखते हैं, इसके अंदर हमें यहां पर चैप्टर का नाम ही देखने को मिल रहा है जिसे बोला जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब सबसे पहले आप सभी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? और अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है कि सर क्या हमें इसकी जरूरत है? इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग इस चैप्टर के एंड तक समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमें आखिर क्या क्या बातें सीखने को, समझने को और जानने को मिलेंगी, उनको हम लोग यहां पर देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है उसके मीनिंग को समझेंगे। उसके बाद फिर हमें यहां पर जानने का मौका मिलेगा कि भैया ये जो हमारा सोवियत यूनियन था, जिसे हम लोग यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, 1992 में डिसइंटीग्रेटेड हो जाने के बाद दुनिया के अंदर, है ना, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं जो 1945 के अंदर हमें खत्म होता हुआ दिखा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में 2 सुपर पावरफुल कंट्रीज रही थी, एक अमेरिका था और दूसरा हमें सोवियत यूनियन देखने को मिलता है। इन दोनों कंट्रीज के बीच में ना पावर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए किसी ना किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी और वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें यूनाइटेड नेशंस के नाम से दिखती है। यूनाइटेड नेशंस किस तरीके से काम करती है? फिर सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद जब दुनिया में सिर्फ अमेरिका एक सोल सुपर पावर रहता है, कैसे ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, कैसे दुनिया को संभालती है, हम लोग वो देखेंगे। हम ये देखेंगे दोस्तों कि कैसे ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हो जाने से हम लोग चैलेंजेस जो दुनिया के अंदर आते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के बीच में पीस बनी रहे, यानी कि शांति बनी रहे, दुनिया के अंदर वॉर ना हो, लड़ाई ना हो, इसको भी रोकने की कोशिश की जाती है। उसी के साथ साथ हम लोग बहुत सारे नए चैलेंजेस को देखेंगे, जैसे हमें डिजीजेस के बारे में जानकारी मिलेगी। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि टेररिज्म एक बड़ी चैलेंज हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, उनको हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे कि ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं, है ना, इसको रिफॉर्म करने की डिमांड्स आती हैं और इसके अंदर इंडिया का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्या यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है वो इंडिया को मिलनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो हमारे पॉइंट्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जब से सोवियत यूनियन टूट गया है, है ना, उसके टूट जाने के बाद से जब अमेरिका सिर्फ एक सुपर पावरफुल कंट्री है, ऐसी दुनिया के अंदर क्या हमें यूनाइटेड नेशंस की जरूरत है या फिर हमें ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, कि और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हो जो दुनिया के सारे देशों को मिलाकर चले। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है इन्हीं सारी बातों को आप सभी के सामने पेश करता है और इन सारी बातों को हम लोग एक एक कर आपके सामने पेश करेंगे। तो भैया कुर्सी के बेटी मान लीजिए, बहुत जबरदस्त तरीके से ये जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चैप्टर होगा, इसके हर एक पॉइंट को और इसकी हर एक बातचीत को हम लोग एक एक कर आपके सामने रखते चलेंगे।
सबसे पहले हम लोग अपने इस चैप्टर को देखें और इससे रिलेटेड जो हमारी बातचीत होती है उसको हम लोग डिस्कस करें। हमारे सामने आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर आती हुई देखने को मिलती है। लेट्स हैव अ क्विक लुक, है ना। एक बार जल्दी से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि अपने इस प्यारे से पिक्चर को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर पिक्चर है क्या और इस पिक्चर के अंदर हमारे सामने क्या क्या बातें पेश की जा रही हैं। ये पिक्चर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे सामने दो पिक्चर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक तरफ यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, ये पिक्चर जून 2006 की है। इसके अंदर देखा जा रहा है कि जो इजराइल करके कंट्री है उसने लेबनान पर अटैक किया है। कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही लगभग एक साल पहले के करीब इजराइल लेबनान के अंदर दोबारा से हमें जंग होती हुई देखने को मिली थी। लड़ाइयां होती रहती हैं, कंट्रीज आपस में लड़ती ही रहती हैं। साल 2006 की बात है, जून का महीना है। इजराइल ने क्या किया दोस्तों कि जो लेबनान था उसके ऊपर अटैक किया। कोई बात नहीं भाई, अटैक कर दिया। और जो अटैक किया वो ये कहते हुए किया कि भैया हम क्या कर रहे हैं कि लेबनान के अंदर ना बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। मिलिटेंट ग्रुप्स का मतलब क्या है? इजराइल का ये बोलना था कि लेबनान करके जो ये कंट्री है, इस कंट्री के अंदर ना बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं। और लेबनान के अंदर ना इजराइल ये बोलता है कि हमने ये जो बॉम्ब्स गिराए हैं ये हमने किनको मारने के लिए गिराए हैं? उन्हीं टेररिस्ट को गिराने के लिए, मारने के लिए बनाए हैं, है ना। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर हमें देखने को मिलती थी लेबनान में, जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है। तो हिजबुल्लाह करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान के अंदर है और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल का ये कहना था कि हम यहां पर मौजूद लेबनान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह के टेररिस्ट, उनको मार रहे हैं और उन पर हमने बॉम्ब गिरा दिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस बॉम्ब के अंदर ना जो सिविलियंस थे, यानी कि जो लोकल लोग थे, जो वहां के स्थानीय निवासी थे, जो वहां के नॉर्मल पीपल थे, वो ज्यादा मरते हुए दिखे, है ना। और वहां पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जिन बिल्डिंग्स के ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए थे ना, उन सारी की सारी बिल्डिंग्स को हम लोग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के तौर पर देखते हैं। यानी कि वो लोगों के घर थे, वहां पर लोग रह रहे थे जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर मौजूद नहीं थे। तो इजराइल ने जो बॉम्ब लेबनान के अंदर गिराए जून 2006 के अंदर, उसके अंदर ये देखा जाता है ये भैया सारी की सारी ये जो बॉम्बिंग हमें होती हुई देखने को मिली है, इसमें ज्यादातर जो इनोसेंट लोग थे, जो निर्दोष लोग थे, उनकी जानें चली जाती हैं। अब ये सारा का सारा खेल इजराइल के जरिए कर दिया गया। अब हुआ क्या, है ना, ये पूरा का पूरा आप देखते दोस्तों कि ये बमबारी हुई। यूनाइटेड नेशंस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन दिस इन अगस्त एंड इजराइल आर्मी विड्रॉइड फ्रॉम द रिजीम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो क्या हुआ? जून में हमला किया गया। हमले में बहुत सारे लेबनान के जो इनोसेंट लोग थे वो मरते हुए देखने को मिले। यूनाइटेड नेशंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के अंदर पीस को बनाए, वो दुनिया के अंदर वॉर को ना होने दे। जून में अटैक हुआ है और जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या करता है भैया? वो इस पर सिर्फ एक रेजोल्यूशन लेकर आता है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से बातचीत करता है और कंडम करता है। ये बोलते हैं कि भैया गलत हुआ, लेबनान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इजराइल ने गलत किया है, बस ये बात बोली जाती है। और कब? अगस्त के महीने में बोली जा रही है। अटैक हुआ है जून में और ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर जवाब बातचीत करते हैं अगस्त के महीने में। और इसके काफी टाइम के बाद अक्टूबर के महीने में जो इजराइल की आर्मी थी वो लेबनान को छोड़ के जाती है। अब यहां पर दो कार्टून्स जो दिखाए गए हैं, इन दो कार्टून्स के मीनिंग को हम लोग समझते हैं। पहला कार्टून यहां पर दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है इसका जो लोगो है ना, अगर आप ध्यान से देखें यूनाइटेड नेशंस का ये जो लोगो हमारे सामने आ रहा है, ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो आप देख पा रहे हैं। यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि जब हमला हुआ है, इजराइल ने जब लेबनान पर अटैक किया है, तो यूनाइटेड नेशंस की ये जो एक्सेप्टेंस थी, यूनाइटेड नेशंस के होने के बाद भी आखिर कैसे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर हमला कर दिया। यूनाइटेड नेशंस को तो इसीलिए बनाया गया था ताकि वॉर ना हो, ताकि शांति बनी रहे, ताकि झगड़े ना हो। तो एक तरीके से यहां पर दिखाया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के होने का कोई ज्यादा बड़ा फायदा या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ। दूसरी पिक्चर के अंदर हम लोग उस टाइम के यूनाइटेड नेशंस के जो हेड ऑफ द स्टेट है या फिर यूनाइटेड नेशंस के जो हमें सेक्रेटरी जनरल दिखते हैं, कोफी अन्नान, उनको दिखाया गया है और उनके हाथ में दिखाया गया है कि वो एक तरीके से रेजोल्यूशन पास कर रही हैं मगर वो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे। तो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी कर देने वाली, एक बहुत ही जबरदस्त पिक्चर हमारे सामने आई है जो ये दिखाती है कि यूनाइटेड नेशंस है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के अंदर मौजूद है, मगर ये क्या सही तरीके से काम कर रही है, और अगर काम कर रही है तो उसके काम करने के क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए। इस पिक्चर के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें कि बोथ दीज कार्टून्स कॉमेंट ऑन द रोल, कि ये जो दोनों के दोनों कार्टून है ये यूनाइटेड नेशंस के काम करने के तरीके और इसके जो सेक्रेटरी जनरल होता है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस पर हमारे सामने ये क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो यहां तक तो हमने आपके साथ इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू या फिर थोड़ी सी जानकारी पेश की है। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बनाए जाने के बारे में हम लोग और अच्छे तरीके से एक एक करके डिस्कशन करते हैं। कैसे आपकी बुक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे समझते हैं।
ध्यान से देखा गया, सवाल आता है व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्यों हमें जरूरत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। दुनिया चल रही है, अपने हिसाब से चलने देना चाहिए, हर कंट्री अपने अपने देश को संभाले। दुनिया के अंदर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही क्या है कि हर देश अपने अपने देश को संभाले, है ना, और दुनिया फिर अपने हिसाब से सही चल जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और क्यों है, कब से है और कैसे है, चलो उसको समझने की कोशिश करें। अगर हम लोग इन दोनों कार्टून्स को देखते हैं, बोथ दी कार्टून्स कॉमेंट ऑन दी इनइफेक्टिवनेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यहां पर हमें बताया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उसके होने के बाद भी अटैक हुआ, यूनाइटेड नेशंस के होने के बाद भी सिविलियंस लेबनान के अंदर मरते हुए दिखे, और जून के अंदर अटैक हुआ और अगस्त के अंदर तुम सिर्फ बात कर रहे हो और अक्टूबर के अंदर इजराइल की आर्मी जा रही है, तो तुम्हारे होने का क्या फायदा है। पिक्चर की शुरुआत, चैप्टर की शुरुआत ही ये बताती है कि यूनाइटेड नेशंस इट इज नॉट एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हमें आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों कि लेबनान क्राइसिस जो हमें हुआ 2006 के अंदर, इसके अंदर हम देख पाते हैं कि एक बहुत ही जबरदस्त पिक्चर हमारे सामने आई। ऑन दी अदर हैंड, तो यहां पर शुरुआती पिक्चर ने यहां पर हमारे सामने एक इमेज क्रिएट कर दी कि यूनाइटेड नेशंस एक कमजोर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके होने के बाद भी दुनिया के अंदर झगड़े हो रहे हैं, दुनिया के अंदर फड्डे हो रहे हैं, दुनिया के अंदर वॉर हो रही है और ये वॉर को रोक नहीं पा रहा। लेकिन अब पिक्चर की दूसरी कहानी देखते हैं, अब पिक्चर का एक दूसरा साइड देखते हैं। We also find that United Nations is generally regarded as the most important international organization in today's world। हम लोग 2025 के अंदर बैठे हुए हैं। दुनिया के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। कौन कौन सी हैं, चैप्टर के आखिर तक पता चल जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे इफेक्टिव, सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा आप देखें दोस्तों कि जो वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, उसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। हां, यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारी कमियां हैं, हां, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, हां, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। बट इन टुडेज एरा, आज के टाइम पर भी यूनाइटेड नेशंस एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन दिखती है जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल रखती है। अगर हम देखें कि इन द आईज ऑफ मेनी पीपल और ओवर द वर्ल्ड इट इज indispensable and represented that the great hope of humanity for peace and progress। तो दुनिया भर के अंदर हजारों करोड़ों लोगों की ये आशा है कि भैया यूनाइटेड नेशंस जो है ना, उनकी उम्मीद यूनाइटेड नेशंस के होने से जिंदा है। दुनिया के अलग अलग देशों का मानना है कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो एक तरीके से दुनिया को बचाएगी, यूनाइटेड नेशंस दुनिया के अंदर वॉर को कम करेगी और यूनाइटेड नेशंस दुनिया के अंदर पीस यानी कि शांति को स्टैब्लिश करेगी। दुनिया के हजारों लोगों की कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन है या फिर ये उम्मीद हमें देखने को मिलती है। Why do we then need organization? क्यों भैया, अब यहां पर एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या हमें सच में किसी यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है? क्या हमें सच में संयुक्त राष्ट्र जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलो, यूनाइटेड नेशंस को हटाओ, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हटाओ, हर देश सिर्फ अपने अपने देश को संभाले? क्या ऐसा किया जा सकता है? इसके लिए आपकी बुक के अंदर हमें दो इंफॉर्मेशन आती हुई देखने को मिलती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों, द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम बीइंग हेल। कि एक बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन यहां पर यूनाइटेड नेशंस के बारे में दी जा रही है, जिसके अंदर यह बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशंस को इसलिए नहीं बनाया गया ताकि हम दुनिया को स्वर्ग बनाएं, ताकि हम दुनिया को जन्नत बनाएं, बल्कि इसलिए इसे बनाया गया है, बल्कि इसे इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया को हेल यानी कि हम लोग क्या नहीं होने दें, या फिर हम लोग इसे एक तरीके से नर्क न बनने दें, है ना। हम इसको स्वर्ग नहीं बनाए। यूनाइटेड नेशंस दुनिया को बेहतर नहीं बना सकती, मगर इसे खराब होने से रोक सकती है। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं मिस्टर डैग, उनके जरिए दी गई है ना। तो पहली डेफिनेशन यहां पर आई और उनकी कोटेशन के जरिए हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया को बेहतरीन नहीं बना सकती है, लेकिन इसको खराब होने से रोकने के लिए काम कर सकती है। ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें मिली। अगर हम देखें टॉकिंग शॉप, Yes, there are a lot of speeches and meeting at United Nations। United Nations के अंदर हम लोग अगर जनरली देखें तो हमें बातचीत होते हुए देखने को मिलती है। क्या सच में बातचीत कर कर चीजों को सॉल्व किया जा सकता है? क्या सच में डिस्कशन कर कर चीजों को सॉल्व किया जा सकता है? क्या सच में बातचीत लड़ाई से बेहतर है? ये एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग द एनुअल सेशन ऑफ जनरल असेंबली। तो हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है, या फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, अपना एक पार्ट रखते हैं जिसे जनरल असेंबली कहा जाता है। इस जनरल असेंबली के अंदर दुनिया भर के जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारे लोग बैठते हैं, हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और ये बैठकर डिस्कशन करते हैं, बैठकर डायलॉग करते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं। अगर हम देखें
हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल, है ना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन की ये कमांड संभाले हुए थे, है ना। तो ये जो विंस्टन चर्चिल साहब है, इनका ये बोलना है कि भैया जो इज बेटर देन वॉर। मतलब क्या है? जो का मतलब क्या है कि बातचीत, है ना। जो मतलब है, जैसे कहते हैं ना कि एक वर्ड है हिंदी के अंदर यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली उर्दू के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। वर्ड होता है जैसे कहते हैं लल्लो चलाना, मतलब आप बहुत बोलते हो। तो जो का मतलब क्या है कि एक तरीके से बातचीत जो है वो वॉर से बेहतर है, कि लड़ाइयां ना हो। कि अगर कंट्रीज के बीच में झगड़े हैं पानी को लेकर, कंट्रीज के बीच में झगड़ा है बॉर्डर को लेकर, कंट्रीज में झगड़ा है इलीगेंट माइग्रेंट्स को लेकर, तो आपस में झगड़ा मत करो, लड़ाइयां मत करो, बल्कि बैठो, एक टेबल पर बैठो, डिस्कशन करो, बातचीत कर डायलॉग कर सॉल्यूशन निकाला जाए। तो जो इज बेटर देन वॉर। एंड इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों कि विंस्टन चर्चिल ये बात करते हैं कि हर कंट्री के लिए ये बेहतर है कि वो एक दूसरे के साथ क्या करें दोस्तों, की बैठें और बैठकर एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें। दैट इज द बेस्ट वे, कि इसके जरिए ही क्या किया जा सकता है, हम लोग जो टेंशन है या फिर जो वॉर है या फिर जो झगड़ा है उसे कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं और बैटल फील्ड में, कि युद्ध में जाने से बेहतर है। इसी से रिलेटेड एक और कोटेशन हमें आती हुई दिखती है जो सिमिलर है, और इस कोटेशन को भारत के एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर शशि थरूर जी के जरिए दिया गया है। शशि थरूर साहब, आप देखते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सेक्रेटरी जनरल, है ना, के अंदर काम कर चुके हैं, है ना। और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि उनका भी यही बोलना है, क्या उनका भी यही बोलना है कि एक तरीके से हमें क्या करना है कि हमें ना बातचीत करके, ये जो है, बातचीत इज ऑलवेज बेटर देन वॉर, कि डिस्कशन और डायलॉग हमेशा से बेहतर है, जिसके हम लोग बातचीत करें, डिस्कशन करें और डिस्कशन कर हम लोग सोल्यूशन निकालें, वॉर में ना जाएं। तो शशि थरूर और विंस्टन चर्चिल दोनों की कोटेशन कहीं ना कहीं हमें सिमिलर ही आती हुई दिखती है। These two quotations suggest something important, कि दोनों quotations हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं। क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट द आंसर ऑफ एवरीथिंग, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम लोग हर चीज को बेहतर नहीं बना सकते, ये हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बट दे आर इंपॉर्टेंट, मगर ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद द मैटर ऑफ वॉर, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉर को रोक सकती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पीस यानी कि शांति को बनाकर रख सकती हैं। दे ऑल्सो हेल्प कंट्रीज कॉपरेट टू मेक बेटर लिंक, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए कंट्रीज के बीच में अच्छा कॉपरेशन क्रिएट किया जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए कंट्रीज के बीच में अच्छा सहयोग क्रिएट किया जा सकता है। कंट्रीज मिलकर कहीं ना कहीं अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर कलेक्टिवली मिलकर काम कर सकती हैं। कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस विद ईच अदर, देखो देशों के बीच में लड़ाइयों का होना बहुत ही नॉर्मल बात है। अरे भाई, घर में भाई बहन में झगड़े हो जाते हैं, है ना, माँ बाप, है ना, मम्मी पापा के अंदर आप देखते हैं दोस्तों की लड़ाइयां हो जाती हैं। तो अगर आप कंट्रीज को देखें, जो लोग आसपास रहते हैं, आपके पड़ोसियों से झगड़े हो जाते हैं, आपके अपने भाई बहन से झगड़े हो जाते हैं, आप देखते हैं कि आपके मम्मी पापा लड़ लेते हैं या फिर मम्मी पापा के भाई बहन आपस में लड़ लेते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी इज समवेयर समहाउ हैविंग अ डिफरेंट ओपिनियन, इंसान एक दूसरे से अलग अलग ओपिनियन रखता है और इसी वजह से डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से हमें डिसएग्रीमेंट्स या फिर झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिखते हैं। तो झगड़ों का होना, कॉन्फ्लिक्ट का होना, नाराजगी का होना, है ना, एक तरीके से बिल्कुल नॉर्मल बात है। मगर अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ना हमें वॉर में नहीं जाने देना है, कि एक तरीके से अगर किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको लेकर लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि हमें क्या करना है, बल्कि इसके बदले हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें डिस्कशन करना है। वी नीड टू डिस्कस, कि अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर डिस्कशन करें और डिस्कशन कर चीजों को कहीं ना कहीं सॉल्व किया जाए। और इसके लिए अगर कोई भी इशू आता है, उस इशू को हमें बहुत ही पीसफुल तरीके से, शांति प्रिय तरीके से सोल्यूशन करना है। Indeed, even though it is rarely noticed, most conflicts and differences are resolved without going to war, कि बहुत सारे जो आपके झगड़े हैं ना, उनको हम लोग बिना लड़ाई में जाए हुए ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बातचीत करें, डिस्कशन करें, डायलॉग करें, तो अलग अलग कंट्रीज अपने झगड़ों को, अपने फड्डों को बातचीत कर ही कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकती हैं। अच्छा, द रोल ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इसीलिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है कि एक इक्वल, या फिर आप देखें दोस्तों कि एक मॉडरेटर होना चाहिए, कि अगर दो कंट्रीज के बीच में झगड़ा हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो अलग अलग कंट्रीज को बुलाए और उनके बीच में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बातचीत कराए और चीजों को नॉर्मलाइज कराए। इसी सिचुएशन के लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ सुपर स्टेट विद अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर। तो भैया, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, तो उसको हम लोग क्या नहीं कह रहे दोस्तों, कि उसको हम लोग एक सुपर स्टेट नहीं कह रहे। सुपर स्टेट का मतलब है कि वो एक
देश के तरीके से काम नहीं करेगी। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, क्या यूनाइटेड नेशंस एक देश के तरीके से काम करता है? यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, क्या वो सारे के सारे हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस यूनाइटेड नेशंस की मानेंगे? वो अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेंगे, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलेंगे? नहीं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक देश के तरीके से काम नहीं करती है ना। ये बात यहां पर हमें आती हुई दिखती है कि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी इसके मेंबर्स बनेंगे ना, वो क्या है दोस्तों कि एक तरीके से वो अपनी विल से ही, अपनी खुशी से ही इस ग्रुप के मेंबर बनते हैं। इट कम्स इनटू बीइंग व्हेन स्टेट अग्रीज, कि भैया कोई भी कंट्री, कोई भी देश अगर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो वो अपनी रजामंदी से ही, अपनी सहमति से ही आप देखते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है। वंस क्रिएटेड इट कैन हेल्प मेंबर, और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो अपने हर एक मेंबर कंट्री का, अपने हर एक मेंबर देश का कहीं ना कहीं क्या करे दोस्तों कि उनके प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करे और पीसफुली तरीके से, शांति प्रिय तरीके से ये सारे के सारे इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे की कहानी को डिस्कस कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो, अब हमने यहां पर देखने को मिला कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पफुल इन अनदर वे। नेशंस कैन यूजुअली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दे मस्ट डू टुगेदर, कि भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है किन चीजों के लिए? वॉर को कम करने के लिए, पीस को बढ़ाने के लिए, शांति को बढ़ाने के लिए, युद्धों को, लड़ाइयों को कम करने के लिए। उसी के साथ देयर आर issues that are so challenging that they can only be dealt with when everyone works together, कि दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे झगड़े हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर सबको कलेक्टिवली मिलकर ही काम करना होगा। अगर सिर्फ भारत उस पर काम करे और दुनिया के बाकी देश ना करें तो उस प्रॉब्लम का या फिर उस चैलेंज का हम लोग कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। दुनिया में ऐसे बहुत सारे हमारे इश्यूज हैं। डिजीज इज एन एग्जाम्पल, और बीमारी, जैसे अगर हम बात करें 2019-20 के अंदर कोरोना महामारी आई जिसे हम लोग कोरोना एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। इसका आउटब्रेक चाइना से होते हुए देखा, फिर हम लोग इसे ग्लोबली फैलते हुए देखते हैं। दुनिया भर के अंदर लाखों जो लोग थे वो अपनी जान इससे धो बैठे, बहुत सारे लोगों की जानें इससे चली गई। क्या सिर्फ एक देश इसको रोक सकता था, या फिर क्या एक देश इस बीमारी से आप देखते हैं दोस्तों कि अपने आप को बचा सकता था? नहीं, दुनिया भर का हर एक इंसान इससे कहीं ना कहीं परेशान हो रहा था। तो कुछ ऐसे हमारे इश्यूज आ जाते हैं, जैसे बीमारियां या फिर जो महामारियां होती हैं जो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती हैं, जिससे दुनिया का हर एक देश, दुनिया का हर एक इंसान कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है और इफेक्टेड होता है। और सिर्फ एक देश इसको नहीं संभाल सकता, कलेक्टिवली मिलकर काम करना होता है ना। जैसे अगर हम देखें दोस्तों कि सम डिजीजेस, कुछ बीमारियां हमारी ऐसी होती हैं दैट कैन बी इरेडिकेटेड, कि उसको हटाया तभी जा सकता है अगर दुनिया के सारे देश मिलकर कोऑपरेट करें, मिलकर काम करें, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पर काम कर सकते हैं। जैसे जब कोविड-19 का आउटब्रेक हमें होता हुआ देखने को मिला, उसके बाद दुनिया भर की जो अलग अलग टीम थी, जैसे अमेरिका की हुई, जैसे हमें दिखता है जापान की हुई, फ्रांस की हुई, इंडिया की हुई, इन सारे साइंटिस्ट के साथ रिसर्च की गई और एक ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी? यूएसए के साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रही थी, इंडिया के साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रही थी, उसी के साथ आपको दिखता है कि यूके हुआ, जर्मनी हुआ, है ना। दुनिया भर के हर साइंटिस्ट और जो हर रिसर्च टीम है उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही थी ताकि ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन को बना सकें, है ना। अगर सारे देश इकट्ठे मिलकर काम करते तो तभी हमारी वैक्सीनेशन तैयार हो पाती, और इसी वजह से हो पाई कि WHO ने सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट के साथ रिसर्च करी, सारी कंट्रीज के साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया, और इसी वजह से हम लोग क्या कर पाए दोस्तों कि उस बीमारी की वैक्सीनेशन तैयार कर पाए और ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन थी उसे बचा पाए। उसी के साथ साथ कि वैक्सीनेशन या फिर जो डिजीजेस हमारी आती हैं, बीमारियां हमें आती हैं, एक अकेला कंट्री इसको नहीं संभाल सकता, इसके लिए हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। जैसे WHO हमने देखा, जो अलग अलग कंट्रीज के लोगों के साथ रिसर्च करे, कोलैबोरेशन करे, है ना, उनके बीच में एक तरीके से कॉपरेशन क्रिएट करे और मिलकर हम लोग इस परेशानी को इरेडिकेट कर सकें, इसके लिए हमें इसकी जरूरत दिखती है। उसी के साथ साथ दोस्तों हमें दिखता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? अब आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिंपल तरीके से यही है कि भैया दुनिया का जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं हमें गर्म होता हुआ दिख रहा है। हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा तेजी से अपने आप को बदल रही है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस किया होगा कि अब सर्दी में ठंड बहुत ज्यादा लगती है अचानक, और गर्मी का पीरियड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 10 महीने तक आप देखें दोस्तों कि हमें ठंड देखने को मिलती है।
और गर्मी के अंदर हर साल आप देखते हैं कि आपको रिकॉर्ड देखने को मिलता है कि भैया पिछले 10 सालों का, पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है ना। 50 डिग्री या फिर 48 डिग्री अब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, बारिशें अचानक आती हैं, एकदम से आती हैं, जो तूफान मचा रही हैं। और ये सारा का सारा ग्लोबल वार्मिंग का ही हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है दोस्तों, एक तरीके से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर आप देखते हैं दोस्तों कि राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारे अर्थ में, हमारी दुनिया के अंदर हमने ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करना शुरू किया है और इससे हमने अपने एटमॉस्फेयर को खराब किया है। इससे डेंजर, ये जो खतरा पैदा हुआ है, सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, सिर्फ एक तरीके से अमेरिका के लिए नहीं है, ब्रिटेन के नहीं है, सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और इसीलिए हम देखें दोस्तों कि इसीलिए हम देखें कि ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के पास के हमारे एरियाज हैं, उनके डूबने का खतरा बढ़ने लग गया है। क्योंकि बड़े बड़े जो हमारे ये ग्लेशियर्स है, जो बड़े बड़े हमारे बर्फ के ये पहाड़ हैं, ये पिघल रहे हैं। बर्फ के ये पहाड़ पिघल कर समुद्र में जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे ओशन का पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ रहा है। और जो भी इलाके समुद्र के पास है ना, वो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर के अंदर डूबते हुए दिखेंगे। तो एक तरीके से हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जितनी भी हमारी बड़ी सिटीज जो समुद्र के पास है, उनके डूबने का खतरा बचा हुआ है, बना हुआ है। अकेली कोई कंट्री इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल सकती। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि दुनिया भर के सारे देशों को कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कोलैबोरेटिव तरीके से मिलकर काम करना होगा। और तभी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं अपनी दुनिया के अंदर ये जो ग्लोबल वार्मिंग का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसे रोक सकते हैं ना। तो हमारे यहां पर हमने देखा दोस्तों कि जो हमारे, अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी हम लोग कहीं ना कहीं इसको रोक सकते हैं। कि अगर हम लोग सारी की सारी पावर इकट्ठी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, कॉपरेट करें, तभी चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली reorganizing the need of the cooperation and actually cooperating are two different things। तो भैया एक तरीके से हम देखें, हमें ये पता है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें ये पता है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें ये पता है सर्दी में सर्दी बहुत पड़ती है, हमें ये पता है गर्मी में गर्मी बहुत पड़ती है, हमें ये पता है बारिशों में बारिशें अचानक हो रही हैं, तेजी से हो रही हैं, तूफान आते हैं। अगर हम आज ही इसी साल की बात करें तो हमारे पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, हमारे बिहार की अगर हम बात करें, हर साल यहां पर आपको बाढ़ें आती हुई देखने को मिलती हैं, फ्लड्स आते हुए देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तरीके से खतरनाक सिचुएशन हमारे सामने है। हमें पता है कि ये परेशानियां हैं, हमें पता है कि ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली काम पर इन सारे चैलेंजेस को इफेक्टिवली मिलकर क्या करना दोस्तों कि सॉल्व करना एक डिफरेंट थिंग है ना। कि दुनिया के सारे देश ये जानते हैं कि टेंशंस हैं, दुनिया के सारे देश, सारे लोगों को ये पता है कि भैया अर्थ खराब हो रही है, बाढ़ें आ जाती हैं, हमारी फ्लड आ जाता हुआ हमें दिखता है, हमारा मौसम खराब हो जाता है। और इसके लिए हमें कोऑपरेशन, हमें मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए? इसीलिए तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो दुनिया भर के इन सारे देशों को इकट्ठा लेकर चले और इनके बीच में जो रियल काम हो, जो रियल वर्क हो, वो कहीं ना कहीं करके दिखाए। Nations can recognize the need to cooperate but cannot always agree on how best to do so। कि भैया देशों को पता है कि हाँ गर्मी में गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दी में सर्दी बहुत पड़ती है, हर देश को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हर देश को पता है कि भैया हमारा जो कोस्टल एरिया है वो खतरे में है। लेकिन आप देखें दोस्तों कि ये कैसे इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, इसको तैयार करना कि सारे देश इकट्ठे होकर काम करें, इसीलिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग, कि भैया एक तरीके से कौन कितना खर्चा उठाएगा। कि अगर दुनिया भर के सारे देश इकट्ठे होकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाह रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए जो एक्शंस लिए जाएंगे उस पर जो खर्चा होगा, कौन कौन सी कंट्रीज कितना कितना खर्चा करेंगी, ये भी एक सवाल आ सकता है। हाउ टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिंग आर जस्टिफाइड, कि जो भी हम लोग डिसीजंस लेंगे उसमें सबका फायदा होना चाहिए। एंड हाउ टू इंश्योर द अदर्स नॉट ब्रेक देयर एंड ऑफ द बार्गेन एंड चीट, कि भैया जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, अगर उसमें काम किया जाएगा, ऐसा ना हो कि शुरुआत में कुछ कंट्रीज शामिल हो और बाद में वो उससे बाइकआउट हो जाएं, बाद में वो उसमें अपना पूरा पैसा ना डालें, बाद में जो प्रोमिसेस किए जाएं उसको फुलफिल ना करें। एक तरीके से ना हम देखते हैं दोस्तों, जैसे क्लास के अंदर हमें एक मॉनिटर की जरूरत होती है जो क्लास के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करके रखता है। जैसे स्कूल के अंदर हमें प्रिंसिपल की जरूरत होती है जो टीचर्स पर नजर रखता है कि सारे टीचर्स क्लास पूरे सही तरीके से ले रहे हैं, सारे टीचर्स सही तरीके से सिलेबस कवर करा रहे हैं। जैसे घर के अंदर हमें फादर की जरूरत होती है जो नजर रखता है कि घर का हर मेंबर सही तरीके से अपनी ड्यूटीज और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखे। इसीलिए दुनिया को सही तरीके से फंक्शन कराने के लिए भी हमें एक बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी, ताकि सारी की सारी जो कंट्रीज है वो अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही तरीके से फुलफिल करें।
An international organization can help produce information and ideas about how to create। और भैया अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सारी कंट्रीज के सामने वो अपने आइडियाज रखेगी कि भाई ये प्रॉब्लम है, सब मिलकर काम करेंगे, ये मेरे आइडियाज हैं और सबको इन्हीं आइडियाज पर काम करना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज रखेगी और वो बताएगी कि भैया कैसे हमें मिलकर काम करना है। इट कैन प्रोवाइड मशीन्स, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी, कि भैया जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी ये एक तरीके से पूरा का पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी कि इसके एम्प्लॉयज होंगे और ये सारे के सारे एम्प्लॉयज मिलकर क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे और जो कॉस्ट होगी, जो खर्चा होगा ना, वो सारे के सारे मेंबर्स में इक्वली डिवाइड होगा ताकि किसी एक कंट्री पर कोई ज्यादा बर्डन ना पड़े, सब लोग मिलकर कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कहीं ना कहीं नीड या फिर कहीं ना कहीं जरूरत या आवश्यकता आता हुआ देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग ध्यान से देखें, विल बी फेयरली डिवाइडेड, कि भैया जो भी कॉस्ट होगी जो रिसर्च में होगी वो सारे मेंबर्स में इक्वली डिवाइड की जाएगी। एंड दैट वंस अ मेंबर ज्वाइंस, कि अगर कोई मेंबर ज्वाइन करता है, एन अग्रीमेंट इट विल ऑनर दैट द टर्म्स एंड, कि अगर कोई भी मेंबर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा तो इसके अंदर हमें ये बताया जाता है दोस्तों कि एक तरीके से आप अग्री होंगे कि जो भी रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, जो भी नियम या फिर रूल्स बनाए जाएंगे, आप उसको पूरे पूरे तौर पर अधेर करेंगे, आप उसको पूरे पूरे तौर पर फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कि भैया जब हमें कोल्ड वॉर खत्म होता हुआ देखने को मिला। अब कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ है, जब हमारा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हुआ है, जब हमारा सोवियत यूनियन आप देखते हैं दोस्तों कि खत्म खल्लास फिनिश हुआ है। वी कैन सी दैट द यूनाइटेड नेशंस मे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट रोल, कि भैया यूनाइटेड नेशंस जो था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1945 से लेकर, जब हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जब से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है, 1945 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और तभी से यूनाइटेड नेशंस बना है, तब से लेकर यूएसएसआर के टूटने तक ना यूनाइटेड नेशंस का सिर्फ एक ही काम था। क्या काम था, इसको हम लोग यहां पर क्विकली एक बार देख लेते हैं कि एक तरफ है अमेरिका, दूसरी तरफ है सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर। 1945 से लेकर अगर हम लोग देखें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन का सिर्फ एक ही काम था, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना। कभी अमेरिका हावी ना हो जाए, कभी सोवियत यूनियन हावी ना हो जाए, दोनों के बीच में पावर को मेंटेन करना, यही यूनाइटेड नेशंस का काम था। लेकिन जब सोवियत यूनियन ही नहीं रहा और जब सोवियत यूनियन 15 अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमें डिवाइड होता हुआ देखने को मिला, जब सोवियत यूनियन हमें डिसइंटीग्रेटेड होता हुआ देखने को मिला, तो यूनाइटेड नेशंस का जो रोल था, यूनाइटेड नेशंस का जो रोल था ना, वो एक तरीके से हमें कहीं ना कहीं बदलता हुआ वो देखने को मिला है ना। यूनाइटेड नेशंस का जो काम था, जो रोल था, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, क्योंकि अब अमेरिका जो है दोस्तों एक तरीके से हमें दिखता है दोस्तों कि एक तरीके से हमें दिखता है कि अमेरिका जो है और जो अमेरिका के अलाइड कंट्रीज थी, है ना, जो अमेरिका के साथ थी, वो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर आ गई थी। There was concern amongst many government and people that the Western countries led by US would be so powerful that there would be no check balance, कि भैया जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया और सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद अमेरिका एक सोल सुपर पावरफुल कंट्री रहा, तो एक तरीके से दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज का यह मानना था कि अब जो यूनाइटेड नेशंस होगा ना, वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अमेरिका क्या करेगा दोस्तों कि अमेरिका सारी की सारी मनमर्जी करेगा और उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम देखें अगेंस्ट देयर विशेस एंड डिजायर, कि अमेरिका के खिलाफ कोई भी एक्शन यूनाइटेड नेशंस उतना नहीं ले पाएगा। कैन यूएन सर्व टू प्रमोट द डायलॉग, क्या यूनाइटेड नेशंस अमेरिका पर किसी तरीके से कोई सैंक्शन लगा पाएगा? अगर यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की कोई गलती को देखता है तो क्या अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के जरिए लगाए गए किसी भी बात को सुनेगी? क्या अमेरिका की जो गवर्नमेंट है ना, कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस के जरिए बनाए गए सारी बातों को मानेगी? इसी चैप्टर के आखिर तक हमें इन सारे आंसर्स को जानने का पूरा मौका मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहां तक हमने आपके साथ अपने इस ओवरव्यू को देखा, है ना। अब हम लोग यूनाइटेड नेशंस की हमें किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें मिल गया। दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए, दुनिया में वॉर को रोकने के लिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फड्डे हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको अकेला एक कंट्री नहीं संभाल सकता। जैसे कोई बीमारी हुई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, जैसे हमें दिखता है टेररिज्म हुआ, इस पर मिलकर कलेक्टिवली ही अपन को काम करना होगा और तभी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली हेडिंग हमारे सामने हमें आती हुई देखने को मिलती है, इस हेडिंग के सारी पॉइंट्स को हम लोग एक एक कर आपके सामने डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कहां गया, ये रहा भैया। हमारे सामने जो पॉइंट आ रहा है इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, द इवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कि ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, इसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से बनाया गया है, फॉर्मेट हुआ है, इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं।
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 तक दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें होता हुआ देखने को मिला। 1914 से लेकर 1918 तक दुनिया भर के सारे जो देश थे आपस में लड़ते रहे, 4 साल तक लड़ाई चली। अब इसके अंदर जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद ये रियलाइजेशन हुई कि भैया हमने तो बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, दुनिया की इकोनॉमीज पूरे तौर पर डिस्ट्रक्ट हो गई, पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो गया, यूरोप के अंदर पुरुष यानी कि मेल ही खत्म हो गए, बड़ी संख्या में जो पुरुष थे उन्हीं की जानें चली गई थी। तो एक तरीके से जो जेंडर इक्वालिटी थी ना, जेंडर का बीच में जो हमारे एक तरीके से संतुलन देखने को मिलता है ना, पुरुष खत्म हो गए थे, मेल खत्म हो गए थे, और सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही हमें देखने को मिल रही थी। तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये रियलाइजेशन की गई कि भैया हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी जो आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ना होने दे। Many believe that such an organization would help to world to avoid war, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1918 के बाद ही ये कोशिश की जा रही है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए एज अ रिजल्ट। और इसी को लेकर हम देखते हैं दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, 1918 के बाद, जो हमें देखने को मिलता है स्पेसिफिकली, जिसे हम लोग लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। और ये लीग ऑफ नेशंस बना दी जाती है। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के होते हुए क्या लीग ऑफ नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकती है? नहीं रोक पाती। लीग ऑफ नेशंस क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रोल कर पाती है? नहीं कर पाती। लीग ऑफ नेशंस के होते हुए भी हमें देखने को मिला दोस्तों कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना। हाउएवर डिस्पाइट इट्स इंटरनल सक्सेस, कि भैया हमें देखने को मिला कि जो लीग ऑफ नेशंस थी काम तो सही तरीके से कर रही थी, ये चीजों को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन इसके होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। और इसीलिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो समझ में आया कि भैया ये जो लीग ऑफ नेशंस है ये तो बहुत ही कमजोर सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन की, एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होगी। तो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब कहीं ना कहीं दुनिया में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश की जा रही है। The United Nations was founded as a successor of League of Nations। तो भैया लीग ऑफ नेशंस को डिसकंटिन्यू किया गया, लीग ऑफ नेशंस को खत्म खल्लास फिनिश किया गया, और लीग ऑफ नेशंस के बदले अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के मैप पर आती है, वर्ल्ड के स्टेज पर आती है, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। It was established in 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया, एंड इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम बाद ही ये ऑर्गेनाइजेशन हमें बनती हुई दिखती है, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस के नाम से जान रहे हैं। अभी जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको सेटअप किया गया था, है ना, किस तरीके से सेटअप किया गया था, इसको जब साइन किया गया तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि इसका एक चार्टर है। चार्टर का मतलब क्या है कि एक तरीके से इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इनके रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो 1945 में हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि 51 मेंबर्स, है ना, हमें क्या देखने को मिलता है कि 51 मेंबर्स जो हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, इस पर साइन करते हैं। इट ट्राइड टू अचीव व्हाट द लीग कुड नॉट अचीव। और यूनाइटेड नेशंस को जो बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि जो लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाया, कि लीग ऑफ नेशंस कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया, तो यूनाइटेड नेशंस को इसीलिए बनाया जा रहा है 1945 के अंदर कि भैया दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, दुनिया में कोई और बड़ी डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, इसीलिए इसको बनाया जाता है ना। The United Nations objective is to prevent international conflict। इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि दुनिया भर के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में झगड़े हैं उनको रोका जाए, एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, कि अलग अलग कंट्रीज बैठकर डिस्कशन करें, है ना, टेबल पर आए, टेबल पर बैठकर डिस्कशन करें, बातचीत करें, और वॉर के बदले जो करें, यानी कि बातचीत करके डिस्कशन कर चीजों को सॉल्व करें। इट वॉज फाउंडेड विद दी होप, और इसे इसी उम्मीद से स्टैब्लिश किया गया, दैट इट वुड एक्ट टू स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट, कि इसके जरिए हम लोग लड़ाइयों को रोक सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में। और जो वॉर है ना, उसे कहीं ना कहीं हम देखते हैं दोस्तों कि जो वॉर हो या फिर जो वॉर का ब्रेकआउट हो, कि लड़ाइयां हो जाए या फिर लड़ाई जैसी सिचुएशन हो जाए, उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस को हम लोग बनते हुए देखते हैं। फिर फर्दरमोर इसी के साथ साथ, since conflicts often arose from lack of social and economic development, the EU was intended to bring countries together to improve the prospects of social and economic developments all over। तो भैया अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मुद्दों पर लड़ सकती हैं। जैसे कोई कंट्री अगर आप देखें दोस्तों कि रिच है और उसके पास की कंट्री गरीब है, तो गरीब कंट्री कहीं ना कहीं अमीर कंट्री से जल सकती है और उनके रिसोर्सेज को कब्जा करने की कोशिश कर सकती है।
अगर सभी के साथ रिसोर्सेस इक्वली शेयर कर दिए जाएं तो कहीं ना कहीं टेंशंस कम की जा सकती है। तो शुरुआत में जो यूनाइटेड नेशंस था वो वॉर और पीस को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट इवेंचुअली लेटर हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशंस अपने आप को इवॉल्व कर रहा है और वो अपने वॉर और पीस के अलावा दुनिया के अंदर जो और पैरामीटर्स है, दुनिया के अंदर जो और चैलेंजेस हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करता हुआ देखने को मिलता है कि हम लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, जो अमीर गरीब कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस है, सोशली हम लोगों को कनेक्टेड लाएं। बाय दी 2011 यानी कि साल 2011 के आसपास हमें देखने को मिला कि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स इसके मेंबर बन चुके हैं। दीज इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल इंडिपेंडेंट कंट्रीज, दुनिया भर का हर एक देश यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन चुका है भैया। और हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इनका जनरल असेंबली है, यानी कि इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे पार्ट्स हैं और इसी में से एक पार्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग जनरल असेंबली कहते हैं। इस जनरल असेंबली के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि ऑल मेंबर्स हैव वन वोट, हर एक कंट्री को एक वोट दिया जाता है और ये लोग डिस्कशन करते हैं, दुनिया के अलग अलग मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, एनवायरमेंट हुआ, टेम्परेचर हुआ, आप देखते हैं दोस्तों कि कोई एपिडेमिक हुआ, किसी तरीके से कोई टेंशन हुई, कंट्रीज के बीच में कोई डिस्कशन हुआ, तो वो जनरल असेंबली के अंदर डिस्कशन किया जाता है। हर एक कंट्री को एक वोटिंग राइट दिया जाता है और हर कंट्री अपने वोटिंग राइट को यूज करते हुए चीजों को डिस्कस करती है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें सिक्योरिटी काउंसिल भी देखने को मिलती है। इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं? इसके अंदर अमेरिका, इसी के साथ साथ रशिया, जिसे पहले हम लोग सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, यूनाइटेड किंगडम, उसी के साथ साथ फ्रांस और चाइना। ये 5 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं दोस्तों कि दी स्टेट्स है ना, तो टोटल हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल तो 15 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें 5 मेंबर्स हमें परमानेंट दिखते हैं जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वो 5 हैं, ये अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। इसके अलावा जो 10 मेंबर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं ना, वो आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो 10 मेंबर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं, ये जो 10 मेंबर होते हैं ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इंडिया 2021 से लेकर 2023 तक यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर था। कंफ्यूज में मत रहना, एक बार देख लो भाई। अगर हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर्स हैं भाई 15, है ना, 15 मेंबर्स हैं इसके टोटल। इसमें से 10 मेंबर्स आपके होते हैं नॉन परमानेंट, है ना, नॉन परमानेंट, और 5 इसके मेंबर्स होते हैं परमानेंट, यानी कि हमेशा से हमेशा रहेंगे। सिंस स्टार्टिंग ये लोग 1945 से इसके मेंबर हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, आपको दिखता है फ्रांस और चाइना। ये जो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होती हैं ये 2-2 साल के लिए चुनी जाती हैं, और ये जो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हमें आती हुई देखने को मिलती हैं ये 2-2 साल के लिए होती है। और प्यारा भारत 2021 से 2023 तक इसका मेंबर रहा है, नॉन परमानेंट मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अच्छा, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है और इट शुड ऑलवेज कम कि सर यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में इन्हीं 5 कंट्रीज को क्यों रखा गया? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था ना, ये सारी की सारी वो कंट्रीज थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, या फिर यही वो कंट्रीज थी जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीता था। तो बिकॉज दे वर दी विक्टोरियस, ये सारे वो लोग थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत कर आए थे, या फिर ये लोग उस टाइम की बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी। इसीलिए इन कंट्रीज को क्या किया गया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई। दी यूनाइटेड नेशंस मोस्ट विजिबल फिगर इज, आप देखते हैं दोस्तों कि सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनके एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ग्लोबली पहचाने जाते हैं, जिसको हम लोग सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। अगर हम लोग करंट टाइम के अंदर देखें, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये भाई साहब हमें देखते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस के 9th जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने, आप देखते हैं दोस्तों कि 1 जनवरी साल 2017 से अपनी इस पोजीशन को संभाला है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पोर्चुगल के, जो पुर्तगाल देश है वहां से ही आते हैं, है ना। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये कमिश्नर रही हैं रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी के अंदर भी इन्होंने काम किया है, एंटोनियो गुटेरेस जी ने। अच्छा, अगर हम देखें दी यूनाइटेड नेशंस कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ हमें इसके बहुत सारे और स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं। ये वॉर और पीस पर आप देखते हैं दोस्तों की काम करता है कि वॉर एंड पीस एंड डिफरेंसेस मेंबर्स स्टेट एंड डिस्कस, कि कंट्रीज के बीच में वॉर ना हो, पीस बनाए रखा जाए और इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इस पर ये प्राइमरीली फोकस करता है और जनरल असेंबली के अंदर ये लोग डिस्कशन करते हैं। उसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये क्या कोशिश करती है कि दुनिया के अंदर पीस बनी रहे, दुनिया के अंदर शांति बनी रहे और कंट्रीज के बीच में झगड़ा ना हो।
सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज भी दोस्तों ये लोग डील करते हैं, और सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को डील करने के लिए दुनिया की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने की ये लोग कोशिश करते हैं। इनका एक ग्रुप है जिसे हम लोग WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब कोरोना आया था तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीज के बीच में जो रिसर्च थी उसको कराने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दिखता है, जो अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करता है, वहां पर एजुकेशन और अलग अलग स्ट्रक्चर को मजबूत कराता है। हमें दिखता है यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन, हर एक देश के अंदर हर एक इंसान की कुछ ना कुछ राइट्स हैं, जैसे उसको आज़ादी मिले, जैसे उसको जीने का अधिकार मिले, जैसे उसको फ्रीडम मिले, जैसे उसको इक्वालिटी मिले, है ना, जैसे उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हर एक इंसान की जो राइट्स हैं ना, एक तरीके से उन्हीं को लेकर यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसे हम लोग UNHCR कहते हैं। ये दुनिया भर में काम करता है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि इनका एक रिफ्यूजी कमीशन भी है। जो रिफ्यूजी का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला जाता है, बिकॉज ऑफ वॉर, बिकॉज ऑफ आप देखते हैं इंटरनल सिचुएशन, बिकॉज ऑफ फ्लड, तो उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। कि अगर कोई इंसान अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश के अंदर गया है, उन लोगों के भी राइट्स को ध्यान रखने के लिए हमारा ये ग्रुप आता हुआ देखते हैं यूनाइटेड नेशंस का। फिर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि एक है यूनिसेफ, जो बच्चों के राइट्स की बात करता है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर एजुकेशन और साइंटिफिक अप्रोच को बनाने के लिए हम लोग यूनेस्को को देखते हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े लेवल पर दुनिया भर के अंदर काम करती हैं और यूनाइटेड नेशंस की एक अच्छी स्टैब्लिशमेंट को फोकस कर लेती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ना हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अब हम लोग यहां से आपके साथ अपने आगे के जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं उनको एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। हमारे सामने जो अब नई हेडिंग आ रही है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे सामने जो हेडिंग आ रही है वो ये है कि रिफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द कोल्ड वॉर। कि भैया कोल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद, या फिर अगर हम बात करते हैं सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेटेड हो जाने के बाद, कहीं ना कहीं ये बातचीत खड़ी होने लग जाती है, कहीं ना कहीं ये डिमांड आने लग जाती है कि अब ना यूनाइटेड नेशंस को बदला जाए। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना है, सोवियत यूनियन 1992 के आसपास खत्म हो रहा है। तो एक तरीके से डिमांड आने लग जाती है कि यूनाइटेड नेशंस को ना कहीं थोड़ा बदला जाए। इट इज बिकमिंग ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजेस हो। एक एक कर उसे हम देखते हैं। रिफॉर्म्स एंड इंप्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने आप को बदलना चाहेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगी, है ना। इंसान अगर अपने आप को इवॉल्व करता है, अगर इंसान अपने आप को बदलता है ना, हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अपने आप को सीखना पड़ता है। डेली वी नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग थिंग्स। अगर कोई इंसान कहे भैया हम तो सब जानते हैं, हम तो कुछ नहीं सीखना चाहते, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो जाता है। डेली आपको अपडेट होना पड़ता है, डेली आपको अपने आप को बदलना पड़ता है, समय के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर बदलाव लाने होंगे। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि उनके अंदर हमें बदलाव लाना होगा, और उसी के साथ साथ उसके अंदर हमें तभी हम लोग उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आप देखें दोस्तों कि जिस तरीके का 1945 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है और उसके बाद की अगर हम पीरियड को देखें तो दुनिया बदली है, चीजें बदली हैं, और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये डिमांड रखी जाती है कि भैया इसके अंदर थोड़े चेंजेस होनी चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस इज नो एक्सेप्शन। कि यूनाइटेड नेशंस भी कोई अलग बात नहीं है, ये भी पुरानी है, 1945 में बना है, टाइम के हिसाब से इसमें बदलाव होने चाहिए। इन रीसेंट ईयर देयर हैव बीन डिमांडेड फॉर रिफॉर्म्स द वर्ल्ड बॉडी। कि दुनिया भर के अंदर अलग अलग देशों का ये मानना है कि भैया इसमें चेंज होने चाहिए। However, there is a little clarity and consensus of nature of reform। कि भैया दुनिया भर के सारे देशों का ये मानना है एंड एवरीबडी फील्स कि हाँ यूनाइटेड नेशंस पुरानी हो चुकी है, थोड़ा चेंज होना चाहिए, लेकिन किस किस तरीके से होने चाहिए और कहां पर चेंज होना चाहिए इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हमें देखने को मिलता है कि दो जगहों पर कि टू बेसिक काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स, कि दो तरीके के रिफॉर्म्स या फिर दो तरीके के बदलाव कलेक्टिवली सारे देशों का मानना है कि ऐसे होने चाहिए। जैसे पहला बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ना जो रिफॉर्म हो वो उसके स्ट्रक्चर में होना चाहिए। कि जो उसका स्ट्रक्चर का पूरा प्रोसेस है, जो इसकी आंतरिक संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर जो इस तरीके से ये बनी हुई है ना, इसके अंदर थोड़े हमें रिफॉर्म करने होंगे। एंड अ रिव्यू ऑफ द इशू एंड दैट फॉल विद इन दी। और उसी के साथ साथ दूसरा जो बोला जाता है कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए कि इसका ज्यूरिडिक्शन कितना है, यानी कि ये किन किन मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकती है। क्या सिर्फ ये वॉर और पीस को ही मैटर करेगी, या फिर वॉर और पीस को ही डील करेगी, या फिर दुनिया में बहुत सारे नए नए चैलेंजेस आ गए हैं। दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, दुनिया के अंदर आपको दिखता है दोस्तों कि एक तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ रहे हैं, दुनिया के अंदर हमें दिखता है दोस्तों की
हमें साइबर वॉर होती हुई देखने को मिल रही है। क्या यूनाइटेड नेशंस सिर्फ वॉर और पीस पर ही काम करेगी, या फिर जो इनका दायरा है, इनका काम करने की जो हद है, उसको इवॉल्व किया जाए? तो दो तरीके की डिमांड्स आ रही हैं कि इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो, और इनकी जो जुरिडिक्शन है, इनका जो दायरा है, इनके जो काम करने की हद है, उसको हमें बदलना होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पैरामीटर्स को एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। What they cannot agree on that on one is precisely what is to be done, how it is to be done। कि भैया लोगों ने ये बात बोल दी है कि हाँ रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसका स्ट्रक्चर बदल दो भाई, और इसकी जो जुरिडिक्शन है, यानी कि जो इसकी हद है, कि ये सिर्फ वॉर और पीस पर काम ना करे बल्कि नए नए मैटर्स को भी डील करे, इसके लिए हमें रिफॉर्म करना है। लेकिन परेशानी ही यही है। क्या परेशानी है? परेशानी ही यही है कि रिफॉर्म्स कैसे किए जाए ये नहीं पता, रिफॉर्म को कौन करेगा ये नहीं पता, और रिफॉर्म को कब तक करना है ये नहीं पता। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आता हुआ देखने को मिला। ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में हमें चेंज लाने की जरूरत है, इसके लिए हम देखते हैं दोस्तों कि द बिगेस्ट डिस्कशन हैज टू बी ऑन द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। कि सबसे बड़ा जो फड्डा आता है, सबसे बड़ी जो टेंशन आती है, वो यही है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर आप देखें, रिलेटेड टू इट हैज बीन द डिमांडेड फॉर इंक्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर। कि भैया इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर ही क्यों हैं? 1945 और 2025 की अगर हम लोग बात करें, इतने सारे ईयर्स हमारे गुजर चुके हैं, है ना, दुनिया बदल चुकी है। क्या आज भी सिर्फ यही 5 कंट्रीज पावरफुल हैं? ऐसा नहीं है। दुनिया में इंडिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, कोरिया हुआ, जापान हुआ, हमें दिखता है दोस्तों कि एक तरीके से ब्राजील हुआ, ये बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पावरफुल हो चुकी हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ना ये बोला जा रहा है कि जो उसके परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उनको बढ़ाया जाए, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, उनको भी बढ़ाया जाए, और नई तरीके से जो नई मेंबरशिप हो उनको कंसिडर किया जाए। क्योंकि अगर हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखें, कि आज के टाइम की पॉलिटिक्स के अंदर देखिए, दुनिया बदल चुकी है, और आज की जो पॉलिटिक्स है ना, वो सही तरीके से हमें यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं दिखती। यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से वेस्ट की ही कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एशिया से सिर्फ चाइना को रखा गया है, अफ्रीका से तो किसी कंट्री को रखा ही नहीं गया है इसके अंदर, है ना, लैटिन अमेरिका से तो किसी को रखा ही नहीं गया है। तो एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके अंदर भी चेंज होने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो डिमांडेड के इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके अंदर भी बदलाव होना चाहिए। इन पर्टिकुलरली देयर आर प्रपोजल्स टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया। बात की जाती है कि भैया एशिया से नई कंट्रीज को शामिल करो, इंडिया को रखो, जापान को रखो, अफ्रीका से नई नई कंट्रीज को लेकर आओ, साउथ अमेरिका यानी कि जैसे हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं, वहां से भी नई कंट्रीज को शामिल किया जाए इसके अंदर। बियॉन्ड दिस, इसके अलावा the US and other Western countries want improvement in the United Nations budgetary procedure and it is administrator। अगर हम लोग देखें कि जो अमेरिका हुआ या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हुई, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हुई, इनका मानना है कि जो उसका बजट है ना, बजट जो उसका खर्चा होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें और इसको बदलने की जरूरत है। On the issue to be given greater priority on to be brought within the jurisdiction। और अगर हम लोग बात करें तो पहला तो परेशानी हमने देखी कि जो उसका स्ट्रक्चर है ना, उसको बदलने की जरूरत है। बिकॉज एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स ही क्यों रखे गए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, बाकी लोगों को भी दे, बाकी कंट्रीज को भी शामिल किया जाए। तो एक तरीके की ये बात देखी। अगर हम लोग इसकी जुरिडिक्शन की बात करें कि इसका दायरा या फिर इसकी हद क्या है, क्या जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, सम कंट्रीज एंड एक्सपर्ट्स वांट दैट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर और मोर इफेक्टिव रोल इन पीस। कि भैया इसे सिर्फ पीस और सिक्योरिटी के मैटर्स के अलावा आप देखें दोस्तों कि इसको और चीजों पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे इसको फोकस करना चाहिए इंसानों की डेवलपमेंट पर, कि इट शुड डील विद डेवलपमेंट, कि हर एक इंसान अपने आप को डेवलप करे, हर एक इंसान की एक तरीके से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ाई जाए, हर इंसान को इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ाया जाए, हर एक इंसान को कहीं ना कहीं एकेडमिकली साउंड किया जाए। इस पर भी यूनाइटेड नेशंस का फोकस होना चाहिए कि हर एक इंसान की हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल और ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस पर फोकस किया जाए। लेट अस लुक एट बोथ दी सेट्स ऑफ रिफॉर्म। अब यहां पर ये दोनों बातें आ गई हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, और इसके जो रोल है सिर्फ वो वॉर और पीस को कंट्रोल करने का नहीं, बल्कि इसके अलावा और जो मैटर्स हैं दुनिया भर के अंदर, उसको भी डील करना चाहिए। अब एक एक कर हम लोग इन रिफॉर्म्स के, है ना, बदलने की प्रोसीजर को समझते हैं। और सबसे पहले हम लोग जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, किस किस तरीके से इसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सबसे पहले द यूनाइटेड नेशंस was established in the year of 1945। अपन लोग 2025 में बैठे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है 1945 के अंदर, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बना दिया गया। द वे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, कि जिस तरीके से इसको बनाया गया था,
and the way function reflected the realities of the world after the second world war, after the cold war, those realities are different। कि भैया जैसे दुनिया 1945 में थी कोल्ड वॉर के टाइम पर वैसे नहीं थी, आज के टाइम पर दुनिया वैसी नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसी दुनिया थी या फिर जब सोवियत यूनियन टूटा है उस टाइम पर क्या दुनिया वैसी है? नहीं, बहुत सारी चेंजेस आए हैं, लोग बदले हैं, नई नई जनरेशन आई है, नई नई इनोवेशन हुई है, नई नई इन्वेंशन हुई है। एक तरीके से इसीलिए डिमांड की जाती है कोल्ड वॉर के बाद, स्पेसिफिकली जब सोवियत यूनियन टूटने लग चुका है, कि उसके बाद ये डिमांड की जाती है कि भैया अब ना हमें क्या करना होगा, हमें दुनिया की रियलिटीज के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस के चलाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं बदल चुका है और उसके सामने अब हमारे नए नए चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके अंदर हमने क्या देखा, द सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स, सोवियत यूनियन अपन का टूट चुका है जी, आपको पता है। अब दुनिया में कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावरफुल कंट्री है, वो है अमेरिका। The relation between Russia and the successor of Soviet Union and the US is much more cooperative। कि सोवियत यूनियन और अमेरिका बीच में झगड़े थे, फड्डे थे, लड़ाइयां थी, नफरत करते थे एक दूसरे के ऊपर। 1962 के आसपास ये तो लड़ाई लड़ने जा रहे थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जो यूएसएसआर के टूटने के बाद हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो रशिया आया है वो कंपैरेटिवली अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस बना रहा है। चाइना भी एक तरीके से एक कंट्री बन रहा है जो रैपिडली आगे बढ़ रहा है, और ये एक स्पेकुलेशन है कि बाय द ईयर ऑफ 2040 दुनिया की नंबर 1 कंट्री चाइना बनने लग गया है। द इकोनॉमिक ऑफ एशिया, कि भैया एशिया की जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो कर रही है, और यहां पर भी बड़े तेजी से आप देखते हैं दोस्तों कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो रेट है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैनी न्यू कंट्रीज, बहुत सारे जो नए नए देश हैं, है ना, वो क्या करना चाहते हैं दोस्तों कि दुनिया के अंदर हमें आते हुए दिखे कि 1945 में बहुत सारे देश नहीं थे, लेकिन बहुत सारे देश बाद में बने हैं, और इन देशों को हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर शामिल किया है। तो क्या इनको परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए या फिर नहीं, इस तरीके की बातें हमें देखने को मिली, है ना, कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बहुत सारे नए नए देश भी हमें बनते हुए देखे। जो यूएसएसआर था उसी से हमें 15 नई नई कंट्रीज अलग होती हुई देखने को मिली, है ना, ये हमने देखा। अ होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट, कि भैया अगर हम देखें कोल्ड वॉर के बाद बहुत सारे नए चैलेंजेस हमें आते हुए देखने को मिले। जैसे हमें आता हुआ देखने को मिला दोस्तों कि जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब है कि जब एक ही देश के अंदर लोग आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। जैसे हमने श्रीलंका के अंदर होते हुए देखा, सिंगालीज तमिल्स के ऊपर अटैक करते हैं, है ना, जब जेनोसाइड किया जाता है रिलीजन के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, कल्चर के नाम पर, लोग आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। सिविल वॉर भी इसे कंसिडर किया जाता है ना, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी इसे कंसिडर किया जाता है ना, कि जब आपस में लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं एक देश के अंदर। ये पहले नहीं थे, ये कोल्ड वॉर के बाद हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग देशों में आ जाते हैं। इसी के साथ साथ टेररिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम बनी है, न्यूक्लियर हमारा अटैक्स होते हुए देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा हमारा इशू है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, हमारा एनवायरमेंट खराब हो रहा है। एपिडेमिक यानी कि बीमारियां, महामारियां आती हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग अपने इस करंट वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं, और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। अब ये चैलेंजेस तो हमारे सामने आ चुके हैं, अब इन चैलेंजेस से भैया हमें डील कैसे करना है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं कि इन दिस सिचुएशन कि अगर हमारे सामने ये नई नई तरीके की परेशानियां आ चुकी हैं कि 1945 की दुनिया अलग थी, कोल्ड वॉर के बाद की दुनिया अलग हो चुकी है, और अगर हम लोग ये कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इन द ईयर ऑफ 1989, टाइम है साल 1989, एज द कोल्ड वॉर वाज एंडिंग, कोल्ड वॉर हमें खत्म होता हुआ देखने को मिलता है। द क्वेश्चन फंक्शनिंग द वर्ल्ड वाज इन यूनाइटेड नेशंस डूइंग इनफ, कि भैया एक सवाल आने लगा कि क्या यूनाइटेड नेशंस इनफ कर रहा है, इज इट इक्विटेड टू बी डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, और क्या वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे उसको करने की जरूरत है। व्हाट शुड इट बी डूइंग, और उसको किस किस तरीके से काम करना है, ये भी एक सवाल आता है। एंड हाउ इट शुड बी डूइंग, एक तरीके से वो कैसे करेगा, ये भी एक सवाल आता है। और अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो किस किस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स ला सकते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो पॉलिटिकली हमें यहां पर आता हुआ देखने को मिल जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर के रिफॉर्म के लिए ना 3 बातें आ जाती हैं। तो 1989 के अंदर ये बात कहीं ना कहीं हो चुकी थी कि यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर को बदलना होगा, और फिर इसके स्ट्रक्चर को बदलने के लिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि टाइम आने लग गया है एक बड़ा, और इस टाइम के अंदर हम लोग इसके अंदर बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, तो इसका जो पूरा का पूरी संरचना है, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कैसे चेंज आने चाहिए, कैसे इसके अंदर बदलाव होना चाहिए, उसी को हम लोग यहां पर देख रहे हैं। हम देखते हैं कि वाइल द केस ऑफ रिफॉर्म, कि अगर हम लोग इसके रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, हैज वाइड स्प्रेड सपोर्ट, और लोगों का, इसको पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग लोगों का मानना है कि भैया हाँ रिफॉर्म करो, बदलाव करो, इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। गेटिंग अग्रीमेंट ऑन व्हाट टू इट इज डिफिकल्ट, मगर क्या क्या रिफॉर्म करने हैं ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है। लेट अस एग्जामिन, अब यहां पर हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं।
अगर हम देखें दोस्तों कि डिबेट ओवर रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो सबसे पहले हम देखें यही बात की जाती है कि सबसे बड़ी जो टेंशन है ना वो सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है कि सिक्योरिटी काउंसिल को ही हमें सबसे पहले बदलना है कि इसके अंदर सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर क्यों हैं, ये बदले जाएं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर क्यों है, बड़े क्यों नहीं रहे, ये एक बड़ा क्वेश्चन हमें आता हुआ देखने को मिलता है। टाइम है 1992 का। इस टाइम के अंदर यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है इसके अंदर एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा है और इसके अंदर यहां पर हम लोग 3 बातों को डिस्कस होते हुए देखते हैं कि 3 कंप्लेंट्स आती हैं। दुनिया भर के अंदर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हो चुका है, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, दुनिया के अंदर अमेरिका सोल सुपर पावर बन चुका है, अमेरिका दुनिया भर के एक तरीके से दादा के तरीके से चला रहा है, अमेरिका हैज बिकम द सुपर पावरफुल कंट्री, 1992 का टाइम है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर दुनिया भर की सारी कंट्रीज 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही हैं और वो 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं, चलिए एक एक कर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये बोला जाता है द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, इसको बदलाव होना चाहिए। पहली बात तो हमने ये देखी। दूसरा, इट्स डिसीजंस रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज, ये बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है ना, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंटरेस्ट यानी कि अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उन्हीं का ध्यान रखता है, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ या फिर साउथ अमेरिका हुआ, उनका ध्यान नहीं रखता। तो ये भी एलिगेशन लगता है सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, ये सिर्फ ये अमेरिका और अमेरिका की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हीं का ध्यान रखता है, बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज का ध्यान नहीं रखता। तीसरा बोला जाता है कि इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेटिव, कि इसके अंदर ना सही तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एशिया से सिर्फ चाइना क्यों है और क्यों कंट्रीज नहीं है, इसके अंदर अफ्रीका से कोई कंट्री क्यों नहीं है, इसके अंदर साउथ अमेरिका से कोई कंट्री क्यों नहीं है। इस तरीके के ये सवाल हमें इन 1993 1992 के प्रॉब्लम्स के अंदर आते हुए देखने को मिले। फिर प्रॉब्लम्स तो आ गई 1992 में, अब इसको लेकर ना फिर और बड़ी डेवलपमेंट होती है कब, टाइम आ जाता है इन दी व्यू ऑफ दीज ग्रोइंग डिमांड्स, की कुछ डिमांड्स आई हैं कि इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। टाइम आता है 1997 का, 1 जनवरी आ चुका है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ना जो उस टाइम के सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम था कोफी अन्नान साहब। ये एक तरीके से क्या करते हैं दोस्तों कि ये एक तरीके से तैयार होते हैं कि हाँ भाई कुछ तो हमें चेंज करना होगा, हम खाली नहीं बैठ सकते, वी शुड डेफिनेटली लुक समथिंग, है ना, हम लोग प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे और 1997 के अंदर चीजें डिसाइड की जा रही हैं। बोला जाता है कि यूएन शुड बी रिफॉर्म, कि भैया 1997 में फाइनली कोफी अन्नान साहब ये बोल रहे हैं कि हाँ हमें यूएन को रिफॉर्म करना है। हाउ फॉर इंस्टेंस, मगर कैसे, शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बी चूजन, क्या हमें सिक्योरिटी काउंसिल के नए मेंबर्स को चुनना है। अब यहां पर आता है कि इन द ईयर्स सिंस देन द फॉलोइंग आर जस्ट सम ऑफ द क्राइटेरिया, कि भैया यहां पर 1997 में यह बोल दिया जाता है कि हाँ हमें ना बहुत सारी कंट्रीज को हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर शामिल कर सकते हैं और उसके लिए 1997 के अंदर कुछ क्राइटेरिया बताए गए कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर किसको परमानेंट मेंबरशिप देनी है किसी कंट्री को, तो उन कंट्रीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उनके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप बने तो इसके लिए ना अगर कोई भी कंट्रीज इन सारे क्वालिटीज को रखती है तो उसको क्या बना दिया जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। क्या क्या वो क्वालिटीज हैं कि भैया वो एक बड़ी इकोनॉमिक पावर हो, उनकी जीडीपी बड़ी हो, उनके पास मिलिट्री बड़ी हो, उनके पास एक क्या हो दोस्तों कि वो यूनाइटेड नेशंस के बजट में अच्छा खासा पैसा कंट्रीब्यूट करती हो, उनकी पॉपुलेशन बड़ी हो, उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी हो और वहां पर ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखा जाता हो। वो कंट्री क्या है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं उनको अच्छे तरीके से मानती हो। उस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर के लोग कलेक्टिवली मिलकर रहते हो। वहां की ज्योग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वहां पर एक अच्छा कल्चर और इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखिए सारी क्वालिटीज इंडिया फुलफिल करता है, ना ही सिर्फ इंडिया, बहुत सारे और भी देश फुलफिल करते हैं। आप ब्राजील को देख लें, आप जापान को देख लें, आप साउथ अफ्रीका को देख लें। तो यहां पर एक तरीके से 1997 के अंदर यह बात बोल दी गई कोफी अन्नान साहब के जरिए कि हाँ रिफॉर्म्स होने चाहिए और हमें नई कंट्रीज को इसके अंदर एड ऑन करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और जो भी कंट्रीज इन शर्तों को पूरा करती हैं उनको हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दे सकते हैं। अब होता क्या है, क्लियरली ईच ऑफ दीज क्राइटेरिया हैज सम वैलिडिटी, कि कहीं ना कहीं ये बात तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट सो एडवांटेजेस इन सम क्राइटेरिया एंड डिसएडवांटेजेस इन सम अदर डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। तो कुछ जो कंट्रीज थी उनको लगा कि भाई हाँ ये बातें सही हैं, मगर कुछ क्राइटेरियाज को लेकर अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है। इवन इफ दे हैड नो डिजायर टू बी मेंबर देमसेल्फ, कि अगर कोई कंट्री खुद मेंबर ना बनना चाहे, कुड सी दैट क्राइटेरिया वर प्रॉब्लमेटिक, मगर वो दूसरी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जैसे पाकिस्तान इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता,
क्या पाकिस्तान इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने देगा? नहीं, वो परेशानी करेगा, वो हल्ला करेगा, वो चाहेगा कि भैया इंडिया इसका मेंबर ना बन जाए, क्योंकि अगर इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हुआ तो एक तरीके से पाकिस्तान को हम काउंटर कर सकते हैं। क्या चाइना इंडिया को मेंबर बनने देगा? अगर हम देखें दोस्तों कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए जो पॉइंट्स रखे गए थे उसमें बहुत सारी कंट्रीज एलिजिबल थी, मगर दूसरी कंट्रीज क्या उनको आराम से बनने देंगी? है ना, ऐसा थोड़ी है कि चाइना अपनी पावर शेयर कर देगा इंडिया के साथ, या फिर हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो 5 बड़ी पावर हैं ये दूसरी कंट्रीज को आसानी के साथ आने देंगी, ऐसा हमें होता हुआ नहीं दिखता। हाउ बिग एन इकोनॉमिक और मिलिट्री, कि भैया अगर हम बात करते हैं कि कंट्री बड़ी होनी चाहिए तो कितनी बड़ी हो, ये तो बताया ही नहीं गया। और अगर आप बात करते हैं कि इकोनॉमी बड़ी हो तो कितनी बड़ी हो, 5 ट्रिलियन की हो, 6 ट्रिलियन की हो, 10 ट्रिलियन की हो, कितनी बड़ी जीडीपी हो। अगर आप मिलिट्री पावर की बात करते हो तो कितनी बड़ी मिलिट्री पावर हो, इसके बारे में कोई क्लैरिफाई तो पूरी क्लैरिफिकेशन तो दी नहीं गई। उसी के साथ सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की अगर हम बात करें, व्हाट लेवल ऑफ बजट, कि कितना बजट हमें सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देना चाहिए, इसके बारे में भी आपने नहीं बताया इस पॉइंट के अंदर। एंड हाउ बिग शुड बी द पॉपुलेशन, और कितनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री इसका मेंबर बन सकती है, ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी, है ना। ये बात आप देखते हैं। इफ रिस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स वाज क्राइटेरिया, कि अगर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, है ना, कंट्रीज विद एक्सेलेंट रिकॉर्ड वुड बी फाइन टू बी द मेंबर, तो अगर आप डेमोक्रेसी को रख रहे हैं और ह्यूमन राइट्स को रख रहे हैं तो आप किस पैरामीटर पर उसको चेक करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। बट वुड दे बी इफेक्टिव एज काउंसिल मेंबर, के एक तरीके से क्या इन सारी शर्तों के आधार पर आप किसी को किसी भी कंट्री को बना सकते हैं, या कोई और देश इसको लेकर कोई टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे, उसे हम देखते हैं फर्दर मोर। यानी कि अगर हम और देखें, हाउ वाज द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी रिसॉल्व, कि भैया आपने ये तो बोल दिया कि अगर नए मेंबर्स लाने हैं तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन इन क्राइटेरिया में क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। आप ये बोलते हैं कि कंट्री बिग होनी चाहिए, कितनी बड़ी हो मेरे भाई, कि भैया बड़ी जीडीपी होनी चाहिए, अरे भाई कितनी बड़ी जीडीपी चाहिए ये तो क्लैरिफाई करो ना। कि भैया आर्मी बड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी आर्मी चाहिए लल्ला, ये तो लिख दो, है ना। तो जो आइडियाज लिखे गए थे उनमें क्लैरिफिकेशन नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्योस खड़ा हो सकता है, जिससे थोड़ी बहुत परेशानी हमें इसके रियल ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हो सकती है, कि नई कंट्रीज को आने में कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी ही रहेगी। Did इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन ज्योग्राफिकल टर्म्स मींस दैट देयर शुड बी वन, और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि एक तरीके से हमें ये बोला जाता है कि भैया ज्योग्राफिकल टर्म्स पर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो इसका मतलब होगा कि हर एक सीट या एशिया से कुछ चुनेंगे, फिर एक हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से चुनेंगे, फिर एक हम साउथ अफ्रीका हमारे लैटिन अमेरिका से चुनेंगे, कुछ हमारे हम कैरिबियन से चुनेंगे। शुड द रिप्रेजेंटेशन ऑन द अदर हैंड बाय रीजन्स, के अगर हम लोग देखना चाहेंगे जो रिप्रेजेंटेशन हो वो रीजन या फिर कॉन्टिनेंट्स के आधार पर हो, जो हमारे महाद्वीप हैं, एशिया से कुछ नई कंट्रीज आए, अफ्रीका से कुछ नई कंट्रीज आए, लैटिन अमेरिका से कुछ नई कंट्रीज आए, है ना, कैरिबियन आइलैंड से कुछ नई कंट्रीज आए, क्या ऐसा होना चाहिए? व्हाई शुड द इंक्रीज ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बी डिवाइडेड बाय ज्योग्राफी, और क्यों सिर्फ ज्योग्राफी के आधार पर हो, क्या क्यों ना सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें, कि जो ज्यादा बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं, जो पैसा अच्छा कमा रही हैं, जो ज्यादा डेवलप्ड हो गई हैं, उनके आधार पर रखा जाए। तो एक तरीके से जो प्रोसीजर यहां पर पेश किया गया है वो अच्छा है, मगर इसको फुलफिल कर पाना या फिर उसको हासिल कर पाना कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लमेटिक ही देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें टू द मेंबर ऑफ ईच डेवलपिंग वर्ल्ड, इवन हियर देयर आर डिफिकल्टीज। द डेवलपिंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज एट मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि भैया अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट को डिफाइन कर पाना ही बहुत मुश्किल है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस डेवलप्ड है, तो क्या नॉर्वे डेवलप्ड नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी डेवलप्ड है, तो क्या जो एक तरीके से ब्रिटेन डेवलप्ड नहीं है? डेवलपमेंट का क्राइटेरिया ही कहीं ना कहीं आप देखें दोस्तों कि आपने क्लैरिफाई नहीं किया कि कितना डेवलप्ड होना चाहिए, कितनी डेवलपमेंट आप सीख कर रहे हैं किसी को परमानेंट मेंबरशिप देने के लिए। शुड डिफरेंट कल्चर और सिविलाइजेशन भी गिवन रिप्रेजेंटेशन, तो क्या डिफरेंट कल्चर और सिविलाइजेशन के लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। हाउ डज वन डिवाइड द वर्ल्ड बाय सिविलाइजेशन, और अगर हम सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग पे डिवाइड करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हमें आता हुआ देखने को मिला। तो जो रिफॉर्म्स की बात की गई इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो आइडियाज दिए गए थे तो अच्छे, लेकिन इनके अंदर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी क्लियर पिक्चर हमें देखने को नहीं मिलती है। इससे सोल्यूशन के बदले हमें प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि अ रिलेटेड इशू वाज टू चेंज द नेचर ऑफ मेंबरशिप, एक बड़ा जो पॉइंट यहां पर आया कि भैया सबसे पहले ना इसकी जो मेंबरशिप है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज हमें करना चाहिए। सबसे बड़ा फड्डा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को लेकर ही है। अगर हम देखें, some initiated for instance that the veto power of the 5 permanent members to be abolished, तो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं,
यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल में हमें 5 परमानेंट मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास एक पावर है जिसे हम लोग वीटो पावर कह रहे हैं। अब इस वीटो पावर का मतलब क्या है? मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर किसी बात को लेकर कोई लॉ बनाया जा रहा है और इसके अंदर 193 कंट्रीज में से 192 कंट्रीज अग्री होती हैं कि भाई हमें दुनिया के अंदर ये एक नया लॉ या फिर एक नया कानून बनाना चाहिए। मगर मान लीजिए दोस्तों कि चाइना, जो इसका एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो ये फील करता है कि इस कानून से उसको नुकसान हो सकता है, तो चाहे 192 कंट्रीज अग्री हो, चाइना अपनी इस वीटो पावर का मतलब क्या है कि स्पेशल पावर दी गई इन 5 कंट्रीज को। ये कंट्रीज अगर इनको लगे कि जो लॉ बनाया जा रहा है इससे उनको नुकसान हो सकता है या फिर उनके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उस लॉ को बनने से ये रोक सकती हैं, है ना। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स दी गई हैं, इन 5 परमानेंट मेंबर्स को ये जो वीटो पावर दी गई है, इसे अबॉलिश किया जाना चाहिए, इसे हटाया जाना चाहिए। कुछ इस तरीके की डिमांड्स हमें आती हुई दिख रही है कि सबसे पहले भैया इसको हटाओ, वीटो पावर से फड्डा होता है, वीटो पावर से ये कंट्रीज अपने फेवर में काम कराती हैं और इक्वालिटी यूनाइटेड नेशंस में नहीं है। Many perceive the veto to be in conflict with the concept of democracy कि भैया डेमोक्रेसी के अंदर वीटो की क्या जरूरत है, यहां पर तो सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, है ना। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या है दोस्तों कि जो ये वीटो है ना, एक तरीके से आप देखते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। ये बात बहुत सारे थिंकर्स ने बोली कि वीटो को हटाओ। इन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर जैसे कि आप जानते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जैसे कि आपको पता है। The charter gave the permanent member a privileged position to bring about stability in the world affair, the second world war। कि भैया जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे ना, इनको स्पेशल पावर दी गई है और स्पेशल पावर के जरिए इनको बोला जाता है कि वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी लाएं और वर्ल्ड के अंदर पीस को स्टोर करें। The main privilege of the 5 permanent members are primacy and the veto power। और इनको बोला जाता है कि आपको प्रेमेसी दी जाएगी, यानी कि आपको ऊपर कंसिडर किया जाएगा और आपको स्पेशल पावर, एक वीटो पावर दी गई है। The non-permanent members serve for only 2 years। non-permanent members सिर्फ 2-2 सालों के लिए आते हैं at a time and given after that period। और 2-2 साल के बाद फिर हमारे नए non-permanent member सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आते रहते हैं। अगर हम देखें, अ कंट्री कैन नॉट बी री-इलेक्टेड इमीडिएटली कि भैया अगर कोई कंट्री 2 साल के लिए चुनी गई है तो अचानक से दोबारा उसे नहीं चुनते, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद फिर उसकी दोबारा से चांस मिल पाता है ना। अगर हम देखें दोस्तों कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं आर इलेक्टेड इन अ मैनर सो दैट ईच कंट्री के जो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये इस तरीके से चुने जाते हैं, चाहे एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, या फिर हमें दिखता है कि नॉर्थ अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, है ना। हर एक रीजन से आप देखते हैं दोस्तों कि हर एक रीजन से कहीं ना कहीं इक्वल रिप्रेजेंटेशन को लाने की बात की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दी नॉन परमानेंट मेंबर्स डू नॉट हैव द वीटो पावर। मगर ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, क्या इनको वीटो पावर मिलती है? नहीं। व्हाट इज द वीटो पावर? क्या है वीटो पावर? इन टेकिंग डिसीजन, कि भैया जब भी डिसीजन लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, है ना, तो यहां पर वोटिंग होती है। ऑल द मेंबर्स हैव वन वोट, हर एक कंट्री को एक वोट दिया जाता है। हाउएवर द परमानेंट मेंबर्स कैन वोट इन नेगेटिव मैनर। और ये जो हमारे वीटो पावर वाली कंट्रीज हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, ये नेगेटिव भी वोट कर सकते हैं। विच मींस अगर इनको लगे कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में या फिर जनरल असेंबली के अंदर भी कोई रेजोल्यूशन बनाया जा रहा है और इससे इन परमानेंट मेंबर्स को फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है या फिर इनके लिए फायदेमंद नहीं है, तो ये उसको रोक सकते हैं या फिर उस पर स्टे लगवा सकते हैं। ये है वीटो की पावर, है ना। तो ये एक नेगेटिव मैनर में आप देखते हैं दोस्तों की जाती है। दैट इवन इफ ऑल द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, कि अगर सारे के सारे परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर अग्री करते हैं, है ना, मगर आप देखें दोस्तों कि अगर एक भी कंट्री अपने इस वोट को लेकर तैयार है ना, और आप देखें दोस्तों कि अगर एक भी कंट्री उसको लेकर तैयार नहीं है तो वो पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमें बनता हुआ नहीं देती। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, टोटल 15 मेंबर है, 14 अग्री हो रहे हैं, इसमें से 5, है ना, इसमें से आप देखते हैं दोस्तों कि 10 तो हैं हमारे, कैसे 10 तो हमारे नॉन परमानेंट हो गए और 4 हमारे परमानेंट हो गए दोस्तों, ये तैयार है मान लीजिए 14। एक हम देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए चलिए रशिया अग्री नहीं हो रहा, तो 14 तैयार हो रहे हैं उस किसी बात को लेकर लॉ बनाने के लिए। रशिया अगर अग्री नहीं हो रहा तो वो उसको डिसॉल्व करा सकता है या फिर उसको बनने से रोक सकता है। एंड दिस इज व्हाट वीटो इज, यही है वीटो की पावर जो इन 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज को दी गई है। अच्छा, while there has been a move of abolish or modify the veto power, बात पूरी जाती है कि या तो इसको हटा दो भैया या तो फिर इस वीटो पावर को मॉडिफाई करो, उसको बेहतर बनाओ। There is also a realization that the permanent members are likely to agree such reforms। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
कि अगर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर या फिर खुद यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये बात रखी जाए और ये बोला जाए कि भैया ये जो वीटो पावर है ना ये हटाई जाए, ये जो 5 की 5 कंट्रीज हैं क्या वो इस रेजोल्यूशन को आने भी देंगी? क्या ये 5 परमानेंट कंट्रीज अपनी पावर को छोड़ने के लिए तैयार होंगी? एक बार आप सोचिए भी, है ना, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या है दोस्तों कि ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं ये इस तरीके के अग्रीमेंट पर तैयार हों कि वो इस रिफॉर्म को बदलना चाहें? कौन चाहेगा अपनी पावर को छोड़ना? ऑल्सो द वर्ल्ड मे नॉट बी रेडी फॉर सच रेडिकल स्टेप, और शायद दुनिया इतने बड़े स्टेप के लिए तैयार ही नहीं है कोल्ड वॉर के बाद से। विदाउट वीटो, कि अगर वीटो ही नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि जितनी भी ये बड़ी पावर है ये शायद यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ही ना रहे। ये वीटो पावर है इनको दे रखा है इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के ये मेंबर हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमीर होने की वजह से, पावरफुल होने की वजह से इनके पास एक्स्ट्रा पावर दी गई है। अगर वीटो पावर इनसे हटा दिया गया या फिर वीटो पावर को कम कर दिया गया तो शायद हो सकता है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में नहीं रहे और फिर ये यूनाइटेड नेशंस को जो कलेक्टिवली मिलकर चलाने का स्टेप था वो कहीं ना कहीं हमें कमजोर होता हुआ देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट हमने यहां पर देखा। अब यहां पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज कितनी कितनी बार वीटो को यूज कर चुकी हैं। एक बार अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा बार रशिया ने 135 टाइम्स यूज किया है, 2018 तक का डेटा दिया गया है। उसके बाद अमेरिका है 84 नंबर पर, ब्रिटेन है 32 टाइम्स, फ्रांस है 18 और चाइना 11 टाइम्स इसको यूज कर चुका है जब से स्टार्टिंग से हमें देखने को मिलता है। एक और बजट हमारे सामने आ जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पैसा डाल रही है या फिर सबसे ज्यादा पैसा देती है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका का सबसे ज्यादा पैसा जाता है, 22% के करीब जो पैसा जाता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यानी कि अगर यूनाइटेड नेशंस के पास 100 रुपए आते हैं उसमें से 22 रुपए अमेरिका दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद चाइना आता है ना, और फिर हमें जापान आता हुआ देखने को मिलता है। ये एज पर रिसेंट डेटा है जो आपकी एनसीईआरटी ने अकॉर्डिंग बताया गया। और इंडिया का नंबर आप देखें दोस्तों कि इसमें 21st आ रहा है। इंडिया 0.8% के करीब जो डेटा होता है या फिर जो पैसा होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट को हमने आपके सामने यहां पर रखा और यहां तक के जो हमारे पॉइंट्स थे इनको हमने एक एक कर आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया। अब ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है ना, इसके अंदर हमें बहुत सारे आप देखते हैं दोस्तों कि जनरल सेक्रेटरी आते हुए देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जनरल सेक्रेटरी हैं, कहां कहां से आए हैं, क्या क्या इनके नाम है, क्या क्या इनके काम है, कब से कब तक ये रही हैं, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स रही हैं, क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं। एक बार क्विकली इसको देखते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के अंदर अब तक भैया 9 सेक्रेटरी जनरल्स आए हैं। सबसे पहले हैं ट्रिगव ली, भाई साहब 46 से लेकर 52 तक रहे हैं। नॉर्वे से आते हैं, एक लॉयर हैं और उसी के साथ साथ ये फॉरेन मिनिस्टर रही हैं अपनी कंट्री नॉर्वे के। इन्होंने अपने टाइम पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो फड्डा था 1947-48 के अंदर उसको रुकवाया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और आप देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने एक तरीके से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनके टाइम पर ना जो कोरियन वॉर हो रही थी 1952-53 के अंदर, ये उसको सही तरीके से रोक नहीं पाए थे। और सोवियत यूनियन ने कहीं ना कहीं इनके दोबारा चुने जाने पर क्या किया था दोस्तों कि स्टे लगवाया था और इनको बोला था कि दोबारा से चुने नहीं जाने चाहिए क्योंकि इनको प्रो अमेरिका माना जाता था। फिर सेकंड जो हमारे जनरल सेक्रेटरी आते हैं सोवियत यूएन के अंदर, उनका नाम है मिस्टर डेग। ये 1953 से 1961 तक रहते हैं। ये स्वीडन से आते हैं, इकोनॉमिस्ट है, बहुत ही एजुकेशनिस्ट आदमी थे। ये लॉयर भी रही हैं। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप देखें दोस्तों कि जो सुएज कैनाल को लेकर झगड़ा था उसे रिजॉल्व करवाया था। इनका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहा था और इनको नोबेल पीस प्राइज के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि नॉमिनेट किया गया था। इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इनको डेथ के बाद आप देखते हैं कि दोस्तों के मरणोपरांत जो हिंदी में वर्ड होता है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि इनके जरिए जो अफ्रीका के अंदर जो झगड़े चल रहे थे उसे कहीं ना कहीं सेटल किया गया। हालांकि कॉन्गो जो एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, उसको ये कहीं ना कहीं काउंटर नहीं कर पाए थे, उसको लेकर एक बड़ा प्रॉब्लम इनके ऊपर हमें देखने को मिलता है जो फ्रांस ने इनको क्रिटिसाइज किया था। तीसरे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है यूटांट एंड ही इज फ्रॉम एशिया। ये पहले एशियन हैं जो आते हैं बर्मा से, यानी कि म्यांमार से। 61 से लेकर 71 तक ये रही हैं जनरल सेक्रेटरी। ये टीचर हैं और उसी के साथ साथ ये डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब कि ये अपनी कंट्री के एक तरीके से डिप्लोमेसी किया करते। डिप्लोमेट का मतलब कि आप रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को इंटरनेशनली। तो ये म्यांमार को रिप्रेजेंट किया करते थे इंटरनेशनली, बाद में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बने। इन्हीं के टाइम पर क्यूबा मिसाइल संकट होता है ना, क्यूबा मिसाइल का क्राइसिस होता है जिसे ये रखते हैं। ये कॉन्गो का जो झगड़ा था उसे कहीं ना कहीं रोकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना, जो साइप्रस में चलती थी, उसको लेकर इनके ऊपर थोड़े थोड़े आप देखते हैं दोस्तों की एक्शंस लगते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जब ये हेड ऑफ द जनरल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज किया था कि अमेरिका ने वियतनाम पर बहुत ज़्यादा मार मचा रखी है। वियतनाम वॉर जो हो रहा था उसमें अमेरिका को इन्होंने एक तरीके से डांट लगाई थी। चौथे जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर कर्ट
है ना। मिस्टर कर्ट 72 से 81 तक रहते हैं। ये ऑस्ट्रिया से आते हैं, जो एक यूरोपियन कंट्री है। ये भी एक डिप्लोमेट और फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने, आप देखते हैं दोस्तों कि इनके जरिए जो नमीबिया करके कंट्री है और जो लेबनान था, वहां पर जो झगड़े हो रहे थे उनको रिजॉल्व किया गया। उसी के साथ साथ इन्हीं के टाइम पीरियड में जो बांग्लादेश था ना, उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और चाइना जो था दोस्तों, आप देखते हैं कि दोस्तों कि इनके थर्ड टाइम जो जनरल सेक्रेटरी बनना था ना, चाइना ने चाहा था कि वो ना बने, मिस्टर, आप देखते हैं कि कर्ट। हमारे पास नेक्स्ट जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर नाम, जिनका नाम है जेवियर, है ना। मिस्टर जेवियर जी आते हैं। जेवियर पेरू जो एक कंट्री है, यूरोप से आती है। ये भी लॉयर रही हैं और डिप्लोमेट रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों कि इनके टाइम पर जो साइप्रस था और जो अफगानिस्तान था और जो एल सल्वाडोर कंट्री थी, यहां पर जो वॉर्स चल रही थी उनको रोका गया। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से जो झगड़े, टेंशन बढ़ रही थी, उसको नॉर्मलाइज किया गया। और इनको इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में जो नमीबिया कंट्री थी ना, उसे आजादी मिल जाती है ब्रिटेन से। फिर आते हैं बुतरस बुतरस घाली। ये हमें इजिप्ट से आते हुए देखने को मिलते हैं। ये रहे मिस्टर बुतरस बुतरस घाली, डिप्लोमेट हैं और ये फॉरेन मिनिस्टर रहे थे अपनी कंट्री के। इन्होंने एक तरीके से, आप देखते हैं दोस्तों कि इन एजेंडा ऑफ फॉर पीस, की दुनिया के अंदर शांति हो, उस पर फोकस किया था। और सक्सेसफुल यूनाइटेड नेशंस के ऑपरेशन की इन्होंने कोशिश की थी। इन्हीं के टाइम पर मोजाम्बिक जो कंट्री है अफ्रीका की, वहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी चीजों को स्टोर कराने की। हालांकि जो बोस्निया करके इलाका है, बोस्निया करके कंट्री थी, वहां पर जेनोसाइड हुआ था, उसको ये रोकने में सक्षम नहीं हुए थे। ये एक बड़ा फेलियर रहा था। सोमालिया और रवांडा जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पर भी जेनोसाइड हुआ था आपस में। सोमालियंस और रवांडा ने एक दूसरे पर अटैक किया था, उसको भी ये नहीं रोक पाए थे। इनकी सेकंड टर्म आने वाली थी, मगर अमेरिका ने इनको अपोज किया था, क्योंकि इन्होंने ही 1992 में अमेरिका की पावर को रोकने के लिए रेजोल्यूशन पेश किया था यूएन के अंदर। फिर अगले जो हमारे आते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के अंदर सेक्रेटरी जनरल, उनका नाम है कोफी अन्नान साहब, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल सेक्रेटरी। बहुत जबरदस्त आदमी है भाई। अभी लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई है शायद। और ये जो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारे कोफी अन्नान साहब हैं, 1997 से 2006 तक रहते हैं इस पोस्ट पर। घाना से आते हैं, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। इन्होंने फोकस किया और इन्होंने एक बात पर बोला कि भाई यूनाइटेड नेशन सिर्फ वॉर और पीस पर ही नहीं रहेगा, हमें दुनिया भर के अंदर ना कुछ और भी जो मैटर्स हैं उन पर डील करना होगा। और ये बात करते हैं कि हम मलेरिया हुआ, एड्स हुआ, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो हुआ, उस पर फोकस करेंगे। ये जो इलीगल एक्शन अमेरिका ले रहा था इराक पर, उसको ये रोकने की बात करते हैं। इन्होंने पीस कीपिंग फोर्स जो स्टैब्लिशमेंट की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल इनके टाइम ड्यूरेशन में 2005 के अंदर बनाया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ हिज वर्क 2001 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी अवॉर्डेड किया जाता है, कोफी अन्नान साहब। फिर एक है बान की मून। ये हमारे सेकंड एशियन आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2007 से 2016 तक आते हैं। नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं, सॉरी साउथ कोरिया से आ रहे हैं। और ये भी डिप्लोमेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, अपनी कंट्री से आते हैं। ये सेकंड एशियन है जो यूटांट के बाद बने हैं, है ना। यूटांट आपको दिखता है दोस्तों, म्यांमार से थे। और इनके टाइम पर इन्होंने फोकस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम एक तरीके से दुनिया को और बेहतर बनाएंगे, हम क्लाइमेट चेंज पर फोकस करेंगे और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर को ना करें, उस पर फोकस करते हैं। तो 2007 से 16 तक ये रहे। करंट जो जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये भाई साहब ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पोर्चुगल के, है ना। और उसी के साथ साथ हमें दिखता है दोस्तों कि ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो हाई कमीशन था उसके अंदर भी मेंबर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रिफ्यूजी थी, रिफ्यूजी काउंसिल है, उसके अंदर भी इन्होंने काम किया है। और ये 9th जनरल सेक्रेटरी हैं जो काम कर रहे हैं। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस, 2017 टिल नाउ। तो ये जो अलग अलग जनरल सेक्रेटरी थे, कहां कहां से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं और कौन कौन से इनके अचीवमेंट्स थे, उनको हमने एक एक कर आपके सामने रख दिया। अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग आपके सामने अपने कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अब तक हमने आपके साथ जो इसका ज्यूरिडिक्शन वाला पॉइंट था, है ना, कि क्या होना चाहिए, कि इसको किस तरीके से हम लोग बनाएं और किस तरीके से इसके काम करने का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर को हमने देखा और स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए उनको हमने पढ़ा। अब यहां से हम लोग इसका जो दायरा है यूनाइटेड नेशंस का, जो ज्यूरिडिक्शन है ना, उसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलिए एक एक कर हमारे जो ये पॉइंट्स आते हैं उनको हम लोग समझते हैं भाई, है ना। एक एक कर जो हमारे ये पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम लोग एक एक कर देखना शुरू कर लेते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म। इंडिया का क्या कहना है इसके रिफॉर्म्स को लेकर, और फिर हम लोग आपके साथ अपने जो इसके ज्यूरिडिक्शन के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको भी एक एक कर हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी ये वाला पॉइंट हमारा रह गया था, इसको हम देखते हैं।
कि ये जो हमारा जुरिडिक्शन था ना, कि इसके दायरे क्या होने चाहिए। पहले तो हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में चेंज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो हमने देखा। अब इसका जो एक तरीके से जो इसकी हद है कि किन किन मैटर्स में इवॉल्व होगा, किन किन मैटर्स में इन्वॉल्व होगा, उसको भी हम लोग देखें। द क्वेश्चन ऑफ मेंबरशिप इज सीरियस वन, कि भैया कितने मेंबर्स हों, कहां कहां से हों, ये तो एक सीरियस बात है। इसी के साथ साथ इन एडिशन टू दैट देयर आर सम सस्टेनेबल इश्यूज, कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। एज यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर, यूनाइटेड नेशंस हो गया 60 साल का, हैप्पी बर्थडे बन रहा था, यूनाइटेड नेशंस का 60 साल का बर्थडे मनाया जा रहा था, और ये मनाया जा रहा था 2005 में। और जितने भी मेंबर स्टेट थे सितंबर 2005 के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, कि इस बात पर रिव्यू करने को तैयार होते हैं कि भैया हाँ, हमें यूनाइटेड नेशंस की जो जुरिडिक्शन है, इसकी जो दायरा है, इसकी जो हद है, उसमें कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करने चाहिए। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर उस टाइम पर 2005 के अंदर ये कुछ बातें आती हैं, जैसे बोला जाता है कि भैया क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, की दुनिया के अंदर पीस स्टैब्लिश की जाए, इसको लेकर एक पीस बिल्डिंग कमीशन होगा जो दुनिया के अंदर शांति को और पीस को बनाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, के एक तरीके से हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि दुनिया के अंदर हर एक इंसान जो है, हर एक सिटीजन जो है, उसको आप देखें दोस्तों कि संभाल के रखा जाए। और अगर आपकी ही देश की गवर्नमेंट, ध्यान से देखा जाए, ये बोला जाता है कि 2005 से पहले तक ये सोचा ही नहीं जाता था कि खुद कोई गवर्नमेंट अपने लोगों को मार सकती है या फिर खुद कोई गवर्नमेंट अपने लोगों को सप्रेस कर सकती है, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसा होता था। 2005 के अंदर ये बात की गई कि भैया अगर कोई गवर्नमेंट अपने ही लोगों को सप्रेस कर रही है, अपने ही लोगों को राइट्स नहीं दे रही है, अपने ही लोगों को एक तरीके से प्रोसिक्यूट कर रही है, तो यूनाइटेड नेशंस उसके अंदर इंटरवीन कर सकता है और वहां के लोगों को बचा सकता है और वहां के लोगों को कंप्लीटली इवैक्यूएट करा सकता है। ये भी बात की गई। उसी के साथ साथ स्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इन्होंने, काउंसिल को भी इन्होंने बनाया, जो ऑपरेशन इनका काम स्टार्ट हो जाता है 19 जून 2016 से, कि हर एक इंसान के कुछ ना कुछ राइट्स होंगे। फिर ये लोग बात करते हैं अग्रीमेंट्स टू अचीव मिलेनियल डेवलपमेंट, एक तरीके से हम लोग एमडीजीएस पर काम करेंगे कि जैसे दुनिया के अंदर टेररिज्म को रोकें, एनवायरमेंट को अच्छा करें, इस पर फोकस करते हैं। हमें कंडम करना होगा टेररिज्म को, हम टेररिज्म को रोकेंगे और इस तरीके से दुनिया भर की सारी कंट्रीज को इकट्ठे लेकर आएंगे। दुनिया के अंदर हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करना होगा, डेमोक्रेसी फंड हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, दुनिया में डेमोक्रेटिक अप्रोच बनी रहे। एंड एन अग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो एक ग्रुप है, यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहा जाता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मतलब क्या है कि दुनिया में ऐसी कंट्रीज जो आजादी हासिल कर गई थी, जो फ्रीडम हासिल कर गई थी, मगर आप देखें दोस्तों कि जो अपनी कंट्रीज को चला नहीं सकती, जैसे ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसा ग्रुप था यूनाइटेड नेशंस का जिसको बनाया इसलिए गया था कि अगर कोई कंट्री आजाद हुई और आजाद होने के बाद वो अपने देश को नहीं संभाल सकती, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल उस कंट्री को चलाया करती थी। 2006 के अंदर ये डिमांड की जा रही है कि भैया इस ट्रस्टीशिप काउंसिल को खत्म कर दो, क्योंकि दुनिया में कोई अब ऐसा देश था ही नहीं जो किसी के अंडर हो और जो अपने देश को चला ना सकता हो। It is not hard to see that these are equally concentration issues for United Nations. What should a peace building commission do? लेकिन अगर आप देखें दोस्तों कि जो पॉइंट्स यहां पर दिए गए थे बहुत अच्छे थे, लेकिन अब सवाल एक खड़ा होता है कि जो ये पीस बिल्डिंग कमीशन होगा ये क्या करेगा। देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर के अंदर हजारों झगड़े चल रहे हैं। विच वन शुड इट इंटरवीन, क्या ये दुनिया के हर एक मैटर में इंटरवीन करेगा या फिर जो बड़े बड़े दुनिया के अंदर झगड़े चल रहे होंगे उसी के अंदर पीस बिल्डिंग कमीशन इंटरवीन होगा। उसी के साथ साथ आप देखते हैं दोस्तों कि जब यहां पर ये बात की गई कि व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, अभी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की गई कि बनाई जाएगी, इसका क्या काम होगा ये भी तो बताओ। फिर एक सवाल आया कि भैया अगर आप एट्रोसिटी की बात करते हैं, एट्रोसिटी का मतलब कि अगर कोई देश और वहां की सरकार अपने ही लोगों को मार रही है तो आप उनको बचाएंगे, तो आप तक ये खबर पहुंचेगी कैसे? क्या उस देश की सरकार आप तक वो खबर पहुंचने देगी? और अगर पहुंच जाएगी तो कैसे आप किसी दूसरे देश के अंदर घुसेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगला है कि व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, पहले तो डिफाइन करो ह्यूमन राइट्स क्या है, एंड हु शुड डिटरमिन द लेवल ऑफ ह्यूमन राइट्स, और आप बताएंगे पहले ह्यूमन राइट्स क्या है और ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हो रहे हैं तो कितने लेवल तक वायलेट हो रहे हैं, इसको कैसे चेक करोगे, ये भी एक सवाल आ रहा है। द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन व्हेन दे आर वायलेटेड, और हम अगर वायलेटेड होते हुए देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स तो कैसे हम लोग एक्शन लेंगे। Given that there are so many countries are still part of developing world, how realistic it is to UN to achieve an ambitious, कि भैया जो उन्होंने गोल सेट किए हैं 2005 के अंदर, आप देखें दोस्तों कि इन्होंने अपने जुरिडिक्शन यानी कि अपनी हद को बेहतर करने की कोशिश की है, जो गोल सेटअप किए हैं ये अच्छे हैं, बट कैन इट विल बी अचीवेबल, क्या इनको अचीव किया जा सकता है इन रियलिस्टिक अप्रोच, ये एक सवाल है। जैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूनाइटेड नेशंस के पास आप देखें दोस्तों कि कैसे अचीव करेगा, ये भी एक सवाल है।
हमने देखा कि बात करते हैं टेररिज्म को रोकेंगे, कैसे रोकेंगे ये तो बता दो भाई। और उसी के साथ साथ ये भी क्वेश्चन उठा कि आप बात करते हैं कि दुनिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेंगे, और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग फंड क्रिएट करेंगे, लेकिन ये जो पैसा आएगा इस फंड को कौन मैनेज करेगा, और इस फंड के अंदर जो पूरे के पूरे पैसे होंगे उसको हम लोग किस तरीके से रखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके ज्यूरिडिक्शन के कॉन्सेप्ट में आते हुए देखते हैं। अभी पिक्चर आपकी बुक के अंदर दी गई है, दारफूर करके एक एरिया हमें देखने को मिलता है। यहां पर हम देखें दोस्तों कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, कि सूडान का एक पार्ट है जिसे हम लोग दारफूर कह रहे हैं। यहां पर 2003 के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई मदद नहीं की। यहां पर बहुत ज्यादा गरीबी फैल गई, लोगों के पास खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन हम देखें दोस्तों कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने कोई ज्यादा बड़ा इसके अंदर आप देखें दोस्तों कि डिसीजन नहीं लिया, और यहां पर एक तरीके से सिर्फ बोला जा रहा है कि हम पीस कीपिंग करेंगे, हम लोगों को बचाएंगे, लेकिन रियलिटी में यहाँ के लोग भूखे थे और इन तक कोई मदद नहीं पहुंची। तो एक तरीके से एक सरकास्टिक कमेंट यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर किया गया कि यूनाइटेड नेशंस बात तो बहुत करता है, मगर इन रियलिटी में जब भी काम करने की बात आए तो ये रियलिटी के अंदर उतने अच्छे तरीके से रिजल्ट हमें देते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक के जो हमारे ये पॉइंट्स हमको हमने देखा। अब ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, दुनिया भर के अंदर इनकी पीस कीपिंग फोर्स है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और पीस कीपिंग ऑपरेशंस ये करते जा रही हैं, है ना, इनको हम यहाँ पर देख पाते हैं। अब इंडिया जो है, अपना प्यारा भारत जो है, प्यारा भारत, इन रिफॉर्म्स को लेकर जो ये बदलावों की बातचीत हमने देखी है, इनको लेकर भारत की क्या कहानी है, भारत इसको लेकर क्या अप्रोच रखता है, भारत का इनको लेकर क्या स्टैंड है, चलिए एक एक कर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें। इंडिया हैज सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन। इंडिया बोलता है कि भैया हाँ बदलाव हो, भैया हम सपोर्ट करते हैं, और अलग अलग ग्राउंड्स पर, अलग अलग लेवल पर इंडिया बोलता है कि बदलाव होने चाहिए। इट बिलीव्स दैट स्ट्रेंथन एंड रिविजिटेड यूएन आर डिजायरेबल इन चेंजिंग, कि भैया बदलाव हो, और दुनिया बदल चुकी है और इस बदले हुए दुनिया के अंदर बदला हुआ यूएन चाहिए। इंडिया ऑल्सो सपोर्ट्स एन एनचांटेड रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन प्रोमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, कि भैया दुनिया के अलग अलग देश इकट्ठे हों, सारी कंट्रीज मिलकर डेवलपमेंट करें, कोऑपरेशन इनके बीच में पैदा किया जा सके और सारे देश मिलकर काम करें। इंडिया इस पर अग्री करता है। इंडिया बिलीव्स दैट डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल, कि दुनिया भर के अंदर डेवलपमेंट हो और यूनाइटेड नेशंस का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं हम देखें दोस्तों कि हासिल की जाए, दुनिया में पीस बनी रहे, दुनिया में शांति बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। इंडिया इस बात पर अग्री करता है। वन ऑन इंडियाज मेजर कंसर्न, इंडिया का जो सबसे मेजर कंसर्न जो है, इंडिया हर बात पर अग्री करता है कि हाँ बदलाव हो, चेंजेस होने चाहिए, जुरिडिक्शन में चेंज हो, स्ट्रक्चर में बदलाव हो, दुनिया के अंदर शांति बनी रहे, दुनिया के अंदर पीस बनी रहे, दुनिया के अंदर वॉर ना हो, दुनिया के अंदर सारी कंट्रीज मिलकर चले, दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हो। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन इंडिया देता है वो ये है, क्या है, इंडिया बोलता है कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना भाई, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप है वो तो हमको चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप देखें दोस्तों कि इंडिया का ये कंसर्न रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है विच हैज रिमेन्ड लार्जली अ स्टैटिकल वाइल जनरल असेंबली, अगर आप देखें दोस्तों इसके अंदर बोला जाता है, इंडिया का एक तरीके से स्टैंड रहा है कि हम यहां पर बोलना चाहते हैं कि भैया इसको ना क्या किया जाए दोस्तों, कि एक तरीके से इसको बड़ा किया जाए। इंडिया कंसिडर दैट इट हैज हार्म दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, के एक तरीके से इंडिया का बोलना है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिर्फ 5 ही कंट्रीज क्यों हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसने ना एक तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिली है, एक तरीके से एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिला। इट ऑल्सो आर्ग्यूज दैट एन एक्सपेंडेड काउंसिल विद मोर, और इंडिया का मानना है कि भैया मोर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और इंडिया बोलता है कि भैया मोर रिप्रेजेंटेशन हो, और इंडिया इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर बोलता है कि हमें इसका मेंबर बनाओ, है ना, इंडिया बोलता है कि भैया हमें इसका मेंबर बनाओ। We should keep in mind that United Nations membership of Security Council was expanded, मगर हमें याद रखना है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप थी ना, एक बार एक्सटेंड की गई है। कब? हमें देखते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी इसको हम लोग एक बार एक्सपेंड होते हुए देख चुके हैं, फ्रॉम 11 to 15। पहले इसके अंदर टोटल 11 मेंबर थे, बाद में इसमें 15 किए गए, जो 1965 में हुआ था। बट देयर वाज नो चेंज इन द नंबर सिंस देन, लेकिन आप देखें दोस्तों कि सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स को ही ऐड किया है, परमानेंट मेंबर तो 5 ही रखे गए थे, ये गलत बात है। Since then the size of council has remained statutory, तो अगर देखा जाए कि सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर ही हैं, नॉन परमानेंट मेंबर को बढ़ा दिया, उससे क्या फायदा। The fact remain that the overwhelming majority of the United Nations General Assembly members now are developing countries, कि बहुत सारी कंट्रीज जो अब इसके मेंबर हैं वो ज्यादातर एक तरीके से हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हमें दिख रही हैं। Therefore India argues that there should be also have a role of shaping, तो एक तरीके से इंडिया का मानना है कि जो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं, है ना, उनको यूनाइटेड नेशंस के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए एज अ परमानेंट मेंबर, और क्योंकि इंडिया इन सारी क्वालिटीज को फुलफिल करता है। कौन कौन सी क्वालिटीज? जो डिजायरेबल क्वालिटीज बताई गई थी, अगर आप देखें, है ना, जो पीछे हमने देखी थी दोस्तों, कि अगर कोई कंट्री इन सारी क्वालिटीज को रखता है तो उसको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए, और इंडिया एक तरीके से इन सारी क्वालिटीज को कंसीडर करता है।
सारी क्वालिटीज को फुलफिल करता है। हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, हमारे पास बड़ी आर्मी है, हमारी जीडीपी बड़ी है, हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है। इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। इंडिया सपोर्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। इंडिया बोलता है भैया दोनों को इंक्रीज करो। Its representatives have agreed that the activities of Security Council have greatly expanded in the past few years, है ना। The success of Security Council actions depends upon the political support। तो इंडिया का मानना है कि दोनों को एक्सटेंड किया जाए, नॉन परमानेंट परमानेंट मेंबर्स को भी, और सिक्योरिटी काउंसिल को अगर हम लोग इफेक्टिवली चलाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए हमें करंट पॉलिटिकल सपोर्ट हर एक रीजन से देखना होगा। Any plan for restructuring the Security Council should therefore be based, for example, the Security Council should have more developing country। इंडिया का ये बोलना है कि बहुत सारी जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अपने आप को अभी बढ़ा रही हैं, जो भी डेवलप्ड नहीं हुई हैं, जैसे इंडिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, हमें दिखता है दोस्तों कि एक तरीके से ब्राजील हुआ, इन कंट्रीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब यही ज्यादा है। नॉट सरप्राइजिंगली, ये सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, इंडिया इटसेल्फ आल्सो विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर। इंडिया बोलता है भैया हमें बनाओ परमानेंट मेंबर एंड रिस्ट्रक्चर्ड द यूएन। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। क्यों बोलता है इंडिया? क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना को पीछे छोड़ दिया हमने। इन द वर्ल्ड कंपेयरिंग द मोस्ट, ऑलमोस्ट द फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अगर हम देखें दुनिया की, अब है ना, अब देखें दोस्तों कि हर दुनिया में से 100 में से 17 आदमी भारत के होते हैं। मोरेवर इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन वाइटल रोल ऑफ इनिशिएटिव्स। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी लॉज एंड रूल्स होते हैं उनको इंडिया फॉलो करता है। और अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों कि इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स जो यूनाइटेड नेशंस की है उसके अंदर अपने मेंबर्स को भेजता है। इंडिया की इकोनॉमी एक तरीके से इमर्ज होती जा रही है, और इसीलिए आप देखें दोस्तों कि ऑन वर्ल्ड स्टेज इट इज अनदर फैक्टर दैट परहैप्स जस्टिफाइज इंडिया। और अगर हम देखें कि इन सारे मैटर्स में इंडिया का जो क्लेम है वो पूरे तौर पर जस्टिफाइड है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की। ये तो इंडिया की बात हुई कि इंडिया अपनी बात इस तरीके से रख रहा है, और इंडिया अपने आप को बोलता है कि भैया हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो परमानेंट। इंडिया हैज ऑल्सो मेड रेगुलर फाइनेंशियल कमर्शियल। और इंडिया क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस का जो बजट है उसके अंदर जितनी पेमेंट मांगते हैं उतनी पैसा देता है ना। इंडिया इज अवेयर दैट द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। इंडिया को पता है कि अगर परमानेंट मेंबरशिप मिल गई ना तो दुनिया में अपना दबदबा बनेगा। इट सिग्निफाइज अ कंट्रीज ग्रोइंग। इसके जरिए हमारी कंट्री की पता चलेगा कि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, और दुनिया के अंदर जो मजबूत कंट्रीज है ना उसी को ये पावर दी जाती है। तो अगर इंडिया इसका मेंबर बनता है तो इसका मतलब है कि इंडिया सच में मजबूत हो रहा है। दिस ग्रेटर स्टेटस इट इज एन एडवांटेज ऑफ कंट्री इन कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसके जरिए हम लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर सकते हैं। इसके जरिए हम लोग दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा कहीं ना कहीं तगड़ा कर सकते हैं। इस बात पर इंडिया की एग्रीमेंट है। इंडिया की तो यह ख्वाहिश है कि भैया हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन और देश क्या सोचते हैं, क्या वो इंडिया को आसानी से मेंबरशिप दे देंगे, उसे हम देखते हैं। डिस्पाइट इंडियाज विश टू बी अ परमानेंट वीटो विडिंग मेंबर टू यूएन, सम कंट्रीज क्वेश्चन इट्स इंक्लूसिव। तो भैया इंडिया अगर अपनी मेंबरशिप की बात करता है परमानेंट की, तो बहुत सारे दुश्मन देश हैं जिनको परेशानी होगी, और इसके अंदर सबसे पहले पाकिस्तान आ जाएगा। विथ विच इंडिया हैज ट्रबल्ड रिलेशन, हमारे रिलेशंस खट्टे रहे इनके साथ। इज नॉट द ओनली कंट्री दैट इज रिलक्टेंट। एक तरीके से पाकिस्तान को तो परेशानी होगी। इंडिया बिकेम अ परमानेंट मेंबर, वीटो मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सम कंट्रीज फॉर इंस्टेंस, कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी तो पाकिस्तान और चाइना को तो परेशानी होगी। उसी के साथ साथ अगर इंडिया अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात करे, अगर इंडिया बोले कि हाँ मैं ये सारी शर्तें पूरी करता हूं, दुनिया में बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो एक तरीके से क्या करती हैं दोस्तों कि सारी की सारी कंट्रीज इन कैपेबिलिटीज को रखती हैं। जैसे अगर हम देखें कि, है ना, तो हमने देखा कि इंडिया अगर सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाएगा और वीटो पावर मिलेगा, तो एक तरीके से क्या होगा दोस्तों कि एक तरीके से बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई, है ना, बहुत सारी कंट्रीज का यह भी मानना है और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स का यह भी मानना है कि अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो इंडिया इस वीटो पावर को क्या करेगा, पाकिस्तान के लिए यूज करेगा, पाकिस्तान के लिए डिफिकल्टीज हो जाएंगी। तो इस मैटर पर इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को मेंबरशिप नहीं दे देनी चाहिए। एक थॉट ये भी लोगों का हमें आता हुआ देखने को मिलता है। Yet another feel that India is included than other emerging। कि पहली बात तो यह है कि अगर इंडिया अपनी परमानेंट मेंबरशिप की बात करेगा तो उसे मिल तो सकती है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा कर रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे पास ग्रोथ ज्यादा है, हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हमारे पास एक तरीके से आर्मी मजबूत है, हमारी ज्योग्राफी बढ़िया है, हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, हमारे यहाँ पर हम यूएन के अंदर अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, सारे पैरामीटर्स को हम पूरा कर रहे हैं।
लेकिन अगर इंडिया इन सारे पैरामीटर्स को पूरा करता है तो बहुत सारी जो आसपास की कंट्रीज है, स्पेसिफिकली चाइना और पाकिस्तान, वो प्रॉब्लमेटिक अप्रोच करेंगे इंडिया के लिए कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप ना दी जाए, उनको परेशानी हो सकती है ना। और वो चाहेंगे कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई तो शायद इंडिया वीटो के जरिए पाकिस्तान को पूरा काउंटर कर दे, तो इसीलिए वो इंडिया को मेंबरशिप नहीं दिलाना चाहेंगे जो इंडिया के साथ नहीं रहते हैं कंट्रीज, स्पेसिफिकली चाइना। अगर हम ध्यान से देखें कि कुछ कंट्रीज का यह मानना है कि अगर इंडिया को मेंबरशिप मिलेगी तो भैया हमारे में क्या परेशानी है, जैसे ब्राजील भी आ जाएगा, हमें भी मेंबरशिप दो, क्योंकि ब्राजील भी सारी सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, जर्मनी आ जाएगा, जापान आ जाएगा, उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका आ जाएगा। सो देयर आर दोज हु फील दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। बहुत सारी कंट्रीज का मानना है कि इंडिया के अलावा चाइना से तो, एशिया से तो चाइना आ रहा है, लेकिन अफ्रीका से तो कुछ है ही नहीं, साउथ अमेरिका से तो कोई कंट्री है ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भैया साउथ अमेरिका हुआ और अफ्रीका हुआ, यहां से तो कोई कंट्री है ही नहीं, तो इसीलिए इन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए। एंड द परमानेंट मेंबरशिप सिंस दोज आर ओनली टू द कॉन्टिनेंट्स नॉट टू हैव रिप्रेजेंटेशन। यही दो ऐसे हमारे इलाके रहे हैं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इन दो कॉन्टिनेंट से कोई भी कंट्री नहीं है। गिवन दीज कंसर्न्स, अगर हम इन सारे कंसर्न्स को देखें, इट मे नॉट बी वेरी इजी। तो भैया इंडिया के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा कि वो परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर ले फ्यूचर में। हाँ, हम सारी क्वालिटीज को रखते हैं, सारी क्वालिटीज को पूरा करते हैं, लेकिन करंट वर्ल्ड ऑर्डर में या फिर करंट वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर हम इसको आसानी से हासिल कर पाए, ये बहुत ज्यादा ईजी नहीं है। इसके लिए इंडिया को और काउंटर करना पड़ेगा, कलेक्टिव कंट्रीज को साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबके इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिलेशंस को और मजबूत करना पड़ेगा, तभी इंडिया अपनी सारी जो हमारी अप्रोच उसको अचीव कर सकता है। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ आखिरी पॉइंट्स को देख रहे हैं। आता है द यूनाइटेड नेशंस इन यूनिपोलर वर्ल्ड। मतलब भैया कि दुनिया में अब एक ही सुपर पावरफुल कंट्री है, वर्ल्ड कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है और कोल्ड वॉर के बाद की जो हमारी दुनिया हो रही है, इसमें किस तरीके की अप्रोच आती है उसे हम लोग यहां पर देखते हैं। Among the concerns about the reforms and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes world. Could the UN cope better with the unipolar world in which the US was the most powerful country? तो भैया एक यूनिपोलर वर्ल्ड हमें देखा, बाइपोलर वर्ल्ड का मतलब जब दो पावरफुल कंट्रीज हैं, अमेरिका और सोवियत यूनियन। यूनिपोलर वर्ल्ड जब अमेरिका के पास सारी पावर है, एक कंट्री के पास सारी पावर है। अब यहां पर है कि अमेरिका के पास तो सारी की सारी पावर आ गई है, तो क्या इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशंस सही तरीके से काम कर सकता है और कैसे करेगा उसे हम देखते हैं। कैन दी यूएस सर्व एज द बैलेंस अगेंस्ट यूएन? तो जो ये हमारा यूनाइटेड नेशंस है, क्या ये अमेरिका के डोमिनेंस को काउंटर कर सकता है? कैन इट हेल्प मेंटेन अ डायलॉग? क्या यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के साथ बातचीत कर सकता है और दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में क्या है दोस्तों, जो टेंशन है कि अमेरिका का डोमिनेंस ना रहे, अमेरिका का डोमिनेंस कंट्रोल किया जा सके, क्या यूएन इस पर इफेक्टिवली काम कर सकता है? यूएस पावर कैन नॉट बी इजिली चेक्ड, कि अमेरिका की पावर को चेक नहीं किया जा सकता या फिर रोका नहीं जा सकता। सबसे पहले क्यों? विद ऑल द डिसअपियरेंस ऑफ सोवियत यूनियन, कि जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ है, अमेरिका स्टैंड्स एज द सुपर पावर ओनली। दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावरफुल है। इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउड्स टू इग्नोर, कि भैया एक तरीके से अमेरिका की इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर चाहे तो अमेरिका आसानी से क्या कर सकता है, हमारा ये जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसको इग्नोर कर सकता है। तो अमेरिका क्लियरली, आप देखें, यूनाइटेड नेशंस को कहीं ना कहीं क्लियरली इग्नोर कर सकता है ना, और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये बात भी है। सेकेंडली अगर हम देखें दोस्तों कि विद इन द यूएन द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इज कंसिडरेबल। खुद यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के रहमो करम पर ही जिंदा है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका दे रहा है। द यूएस हैज अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर, यहां पर 22% के करीब पैसा अमेरिका देता है, जैसे हमने देखा। द फैक्ट दैट यूएन इज फिजिकली लोकेटेड, कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो खुद अमेरिका की टेरिटरी के अंदर ही है, वॉशिंगटन के अंदर। द यूएस ऑल्सो हैज मैनी नेशनल्स लिस्ट, के अमेरिका के जो लोग हैं ना, वही यूएन के अंदर काम कर रही हैं ज्यादातर। इन एडिशन विद द वीटो पावर, यूएस कैन स्टॉप एनी मूव्स, के भैया वीटो पावर भी अमेरिका के पास है, तो अमेरिका इस वीटो पावर के जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके इंटरेस्ट की हैं वो कराएगा, और जो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है उसको वो रोक देगा। The power of US and its veto power within the organization also ensure that Washington has a considerable degree to say। तो भैया अमेरिका पूरे तौर पर जब से सुपर पावर रहा है, तो इस वीटो पावर के जरिए अमेरिका चाहेगा कि पावर का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो अमेरिका और उसकी कैपिटल वॉशिंगटन के अंदर ही रहे। The UN Security General of the UN can say the US can and does यूज द पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देखें दोस्तों कि जो यूनाइटेड नेशंस है, अपनी इस पावर के जरिए ना कहीं दुनिया से अपने आप को अलग कर सकता है और एक तरीके से अपने आप को सुप्रीम ही रख सकता है। द यूनाइटेड नेशन इज नॉट देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस फॉर यूएस, के अमेरिका को काउंटर करना
यूनाइटेड नेशंस की बस की बात नहीं है। और हमने देखा है कि कलेक्टिवली अगर हम देखें हाल फिलहाल के टाइम पर अमेरिका बहुत पावरफुल हो चुका है और अमेरिका की पावर काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। 2010 तक की अगर हम बात करें, बहुत सारी बार ऐसी चीजें देखी गई हैं कि यूनाइटेड नेशंस रोकना चाहता है लेकिन अमेरिका सुनता नहीं है। चाहे इराक का इशू हो, अफगानिस्तान का बात हो, है ना, इन मैटर्स पर 1990s के बाद की अगर हम बात देखें, यूनाइटेड नेशंस रोकना चाहता है लेकिन अमेरिका सुनता नहीं है और जो वो करना चाहता है वो करता है। और कलेक्टिवली अगर देखा जाए, है ना, फैक्चुअली अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस कमजोर रहा है और अमेरिका पावरफुल रहा है। अमेरिका काउंटर नहीं कर सकता, अमेरिका को रोका नहीं जा सकता, यूनाइटेड नेशंस की बस की बात नहीं है। नेवरदलेस भैया कि अगर दुनिया में एक ही पावर रहेगी अमेरिका जैसी और अमेरिका का ही डोमिनेंस रहेगा तो भैया अमेरिका को कोई काउंटर नहीं कर सकता। हालांकि अगर हम क्या करें दोस्तों कि एक तरीके से एक ये डिस्कशन किया जाता है कि अगर क्या किया जाए दोस्तों कि अगर हम लोग क्या करें कि, है ना, पूछा जाता है द यूएन कैन हैज द यूनाइटेड नेशंस कैन एंड has served to bring the US and the rest of the world into a discussion over various issues। हाँ, ये कोशिश तो करता है डिस्कशन कराने की, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आता हुआ नहीं दिखता। US leader, in spite of their frequent criticism of UN, do see the organization as serving a purpose in bringing together over 119 nations in dealing with conflict and social and economic development. As far as the rest of the world, the UN provides an era और अरीना इन विच द पॉसिबल। तो भैया अगर देखा जाए अमेरिका बहुत पावरफुल है, यूनाइटेड नेशंस उसको रोक नहीं सकता है। हालांकि अगर हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड से एक ऐसा वर्ल्ड बने जिसमें बहुत सारी सुपर पावर हैं, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि कंट्रीज के बीच में चीजों को नेगोशिएट कर सकते हैं और अमेरिका कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के जरिए बातचीत करने को तैयार हो जाता है। ये एक बड़ी बात है कि वॉशिंगटन के पास पावर है और इसको रोकने के लिए ना कहीं हमें एक बड़ी अप्रोच के साथ चलने की जरूरत है। क्या अप्रोच के साथ चलने की जरूरत है? अगर हम देखा जाए दोस्तों कि यूएस पावर द यूनाइटेड नेशंस डस प्रोवाइड अ स्पेस विद इन which arguments against specific UN attitudes and policies are heard and compromises and concerns to be shaped. The UN is an imperfect body but without its, अगर हम देखें दोस्तों यूनाइटेड नेशंस करंट सिनेरियो में ना एक इनपरफेक्ट बॉडी है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर हम यूनाइटेड नेशंस को दुनिया से हटा देंगे तो ये जो वर्ल्ड है ना ये हमारे लिए और बुरा हो जाएगा। गिवन द ग्रोइंग कंसर्न, अगर हम इसी तरीके से देखें दोस्तों कि इसके होने से चीजें खराब होने से रुक जाती हैं, बेहतर तो नहीं होती मगर खराब होने से रुक जाती हैं। विट वी ऑफर कॉर इंटरडिपेंडेंस, इट इज हार्ड टू इमेजिन हाउ मोर देन 7 बिलियन पीपल, कि भैया दुनिया के अंदर ऐसे इमेजिन करना कि दुनिया में अगर 7 बिलियन के करीब लोग हैं और वो एक तरीके से क्या है दोस्तों कि विदाउट किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चले, अगर यूनाइटेड नेशंस ना हो तो उसको चलाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू इंक्रीज, दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरडिपेंडेंस, हर एक देश एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो रहे हैं और इसीलिए एक ऐसे नेगोशिएटर की या फिर एक ऐसे मीडिएटर की हमें जरूरत है जो दुनिया को सही तरीके से चलाए। पीपल्स गवर्नमेंट विल हैव टू फाइंड द वेज, दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारों को मिलकर चलने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रिफॉर्म्स है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है और उसी के साथ साथ हम देखें दोस्तों कि एक कंट्री का जो डोमिनेंस दुनिया के अंदर दिखता है उसे कहीं ना कहीं हमें कलेक्टिवली रोकने की जरूरत है, तभी दुनिया की कम्युनिटी और दुनिया के सारी की सारी जो कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं। अब भैया ये तो था यूनाइटेड नेशंस और उसकी पूरी कहानी और उसके सारे पॉइंट्स को हमने एक एक कर देखा। इसी चैप्टर में हम लोग यूनाइटेड नेशंस के अलावा बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं और उनके बनने की जो कहानी आती है उसको भी देख लेते हैं और एक एक कर उसे हम लोग समझते हैं। हमारे सामने आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों कि ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरीके से दुनिया में ह्यूमन राइट्स की बात करता है और इनका जो काम करने का तरीका है कि हर इंसान के कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं और ये यूनिवर्सल क्या करते हैं दोस्तों कि दुनिया भर के अंदर हर एक राइट, हर एक इंसान के राइट्स की बात करते हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज है ना वो क्या करती हैं, बहुत सारी जो कंट्रीज के देश है ना, बहुत सारी जो देशों की सरकारें हैं वो इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो उन देशों के अंदर मौजूद अगर कोई सरकार अपने लोगों को सप्रेस कर रही है तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना उसको कहीं ना कहीं ग्लोबली उठाती है और ये दुनिया भर के अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या करती है दोस्तों की बातचीत करती है और ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाने की बात करती है। एक हमारे पास ग्रुप है जिसे बोला जाता है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी एक एनजीओ है। ये लार्जली काम करते हैं अमेरिका के अंदर और ये अमेरिका के अंदर ही क्या करते हैं दोस्तों की जो गलतियां हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उनको पिच करते हैं। ये एक ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर और मैगजीन के अंदर और न्यूज़ चैनल के अंदर लोगों के साथ जो इनजस्टिस होता है अमेरिका में ब्लैक व्हाइट्स को लेकर उस तरीके की चीज़ों को क्या करता है दोस्तों के पेश करता है और अलग अलग मैटर्स पर जो अमेरिका से रिलेटेड हैं उन पर ये क्या करता है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस होते हैं उसको अमेरिकन गवर्नमेंट और ग्लोबल लेवल पर लाने की कोशिश करता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग IAEA बोलते हैं, फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, बना है 1957 में।
इसको बनाया गया था इसी वजह से कि दुनिया के अंदर क्या हो दोस्तों कि जो हमारी एटॉमिक पावर हो इसको हम लोग पीसफुल तरीके से यूज करें। इसके अंदर ये क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर की हर एक कंट्री पर नजर रखती है कि जिनके पास भी एटॉमिक एनर्जी है वो इसका पीसफुल तरीके से यूज करें और इसके जरिए बॉम्ब्स ना बनाए जाएं, और दुनिया को हम लोग क्या करें दोस्तों कि मिलिट्री पर्पस के लिए हम लोग वेपन्स को यूज ना करें अपनी एटॉमिक एनर्जी को, बल्कि बिजली बनाने के लिए यूज करें। इसीलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसको यूएस के जो प्रेसिडेंट थे ड्वाइट आइजनहावर उनके जरिए प्रपोज किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, हमारा जो यूनाइटेड नेशंस बना है इसके बनने के लिए ना एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या फिर एक पूरी कहानी रही है, उसको भी हम लोग एक एक कर यहां पर देख लेते हैं। जैसे 1941 के अंदर अगस्त के महीने में अटलांटिक चार्टर हमें आता हुआ देखने को मिलता है। अटलांटिक चार्टर के अंदर उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, ये भाई साहब मिलते हैं और बात करते हैं कि भैया हमें कुछ मिलकर काम करना होगा। 1942 जनवरी के महीने में 26 जो कंट्रीज थी वो एक तरीके से इस बात पर अग्री होती हैं कि जो अटलांटिक चार्टर है हम इस पर तैयार हैं और बोलते हैं कि भैया दुनिया में एक ग्रुप बनाया जाए जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस के नाम से बुलाएंगे। 1943 दिसंबर के महीने में तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है। तेहरान ईरान के अंदर पड़ता है। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, ये तीन बड़ी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो वहां मिलते हैं। 1945 फरवरी के महीने में याल्टा कॉन्फ्रेंस होती है। याल्टा कहां पर है? याल्टा यूक्रेन में दिखता है। और ये तीनों बड़ी कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिसके अंदर रूजवेल्ट अमेरिका से, चर्चिल ब्रिटेन से, स्टालिन यूएसएसआर से आते हैं और बोलते हैं कि दुनिया के अंदर ना हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे जो दुनिया में पीस को बना के चलेगी। फिर 1945 अप्रैल से मई के महीने में हमें दिखता है 2 महीने के लिए पूरी मेहनत की जाती है और यूनाइटेड नेशंस की स्टैब्लिशमेंट की बात होती है और सैन फ्रांसिस्को के अंदर लोगों को रिक्रूट किया जाता है कि भैया यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करने के लिए आ जाइए। जून 1945 आप देखते हैं दोस्तों कि एक तरीके से 50 कंट्रीज और फिर +1 कौन सी? पोलैंड जो है वो बाद में इसके अंदर जल्दी से शामिल होता है। टोटल 51 कंट्रीज इसके चार्टर पर साइन करती हैं और 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशंस की आप देखते हैं दोस्तों की स्टैब्लिशमेंट के लिए इसका चार्टर और उसका कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 वो दिन है जब यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया जाता है, उसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है और तभी से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग डे मनाया जाता है। इंडिया 30 अक्टूबर को, है ना, 30 अक्टूबर को इंडिया क्या करता है दोस्तों कि इसका मेंबर बनता है ना। चलिए, तो ये हमारे यूनाइटेड नेशंस का पूरा क्या है दोस्तों कि पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कब से कब तक किन किन लोगों ने बनाया। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो हमारी अलग अलग ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, इसके जो अलग अलग प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसे हम देखें। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये दुनिया की सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करती है। जनरल असेंबली के अंदर टोटल सारे के सारे मेंबर्स हैं और हर कंट्री को एक वीटो पावर दी जाती है। सेक्रेटेरिएट के अंदर हमें सारे के सारे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो बैठते हुए दिखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो मैटर्स होते हैं उनको रिजॉल्व कराती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो दुनिया की इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज पर काम करते हैं और दुनिया की इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं। इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि इसकी कुछ और सब्सिडरीज भी हैं, जैसे है ना ये सब्सिडरीज क्या करते हैं, दुनिया के अलग अलग मैटर्स पर काम करते हैं, लेकिन लार्जली हमें ये मेन वाली जो हमारे पॉइंट्स जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनको हमने एक एक कर यहाँ पर आपके सामने देखा। कुछ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें दिख जाती हैं, जैसे एक है हमारा IMF। IMF भैया कब बन रहा है इसको देख लेते हैं और IMF की क्या कहानी उसे हम देखें। IMF जो है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको बनाया गया है कि जो भी कंट्रीज इसका मेंबर बनती हैं ये उनको फाइनेंशियल मदद देता है या फिर फाइनेंशियल गाइडेंस देता है। टोटल IMF की दुनिया में 190 मेंबर्स के करीब हैं। इसके अंदर हर एक कंट्री का अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। सबसे ज्यादा जो शेयर हैं इसके अंदर अमेरिका के हैं 16% के आसपास, फिर जापान के हैं 6.5, फिर जर्मनी के हैं, फिर उसके बाद फ्रांस के हैं, फिर यूके के हैं, इटली के हैं, उसके बाद चाइना दिखता है, कनाडा दिखता है ना। ये सारी कंट्रीज हमें यहाँ पर अपने इस IMF के अंदर अपने कंट्रोल को देखते हैं। और IMF के जरिए क्या किया जाता है, कोई भी कंट्री अगर इसका मेंबर है तो आप इनसे लोन ले सकते हैं और लोन लेकर अपने काम को करा सकते हैं। ये पॉइंट हमने देखा। वर्ल्ड बैंक दुनिया का एक बैंक है जो दुनिया भर के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको लोन देता है ना, और चीप रेट पर, जो स्पेसिफिकली गरीब कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको लोन देता है एजुकेशन और हेल्थ को बेहतर करने के लिए। इसको 1944 के अंदर स्टैब्लिश किया गया है और 1947 से ये काम कर रहा है। ये दुनिया भर के अंदर जैसे रोड्स बनाने के लिए, शहरों को बनाने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए गरीब कंट्रीज जो अफ्रीका की हुई या फिर जो लैटिन अमेरिका की हुई, एशिया की हुई, उन कंट्रीज को पैसा देता है वर्ल्ड बैंक। एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1995 के अंदर बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे हम लोग बोलते हैं जर्नल अग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रेड, जिसे गेट कहा जाता है, इसे खत्म कर WTO बना।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश है कि इसके 164 मेंबर्स हैं जो ये कोशिश करते हैं कि अगर बड़ी कंट्रीज हैं, कोई बड़ी कंट्री है और कोई छोटी कंट्री है, कोई स्मॉल कंट्री है, इनके बीच में अगर बिजनेस होना तो वो फेयर पॉलिसीज पर हो। ऐसा ना हो कि बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को दबाए, कि बिजनेस बिल्कुल सही तरीके से हो और उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्री मिलकर काम करें, इसीलिए हम लोग WTO को देखते हैं और WTO कुछ इसी रूप में काम करता है। तो भैया ये तो था हमारा यूनाइटेड नेशंस का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चैप्टर। और इस पूरे के पूरे चैप्टर की जो सारी की सारी कहानी है उसको हमने एक एक कर आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से हम लोग अपने आज की इस पॉइंट को खत्म कर रहे हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि हाउ डिड यू लाइक दी क्लास, आपको कैसी लगी क्लास, समझ में आया नहीं आया, जैसे भी आपका पॉइंट है वैसे बताइए। उसी के साथ साथ आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब अगला चैप्टर आप कौन सा कराना चाहते हैं। जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा होगी डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग आपके साथ पेश करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ध्यान रखें अपना, और अगली क्लास के अंदर आप सभी से मुलाकात करते हैं और उस चैप्टर को रखते हैं जिसकी आप लोग सबसे ज्यादा डिमांड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, धन्यवाद।